धर्मानंद कोसंबी मेमोरियल कमेटी की कन्वीनर की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण हमें थोड़ी देर हो गई। हमारे सभी वक्तागण यहाँ पर आज उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं धर्मानंद कोसंबी मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष और सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री TRN प्रभु जी से विनती करता हूं कि वे सबका स्वागत करें और इस आयोजन के पीछे जो भूमिका है वो विशद करें। प्रभु जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आ रही है, बोलिए। आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार। आज एक महान व्यक्ति का स्मृति दिन है। स्मृति दिन ही नहीं है, उनका निधन के बाद 75 साल निकल चुके हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे कि कोई ज्यादा प्राइमरी लेवल पे या जो शिक्षा करके ऊपर आए हुए व्यक्ति ऐसा नहीं थे। अपनी व्यक्तित्व और अपने परिश्रम के जरिए प्रवास करके आचार्य धर्मानंद दामोदर कोसांबी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ये काम क्या है, ये अगर हम समझने का कोशिश करेंगे तो हमें भी आश्चर्य होगा कि एक साधारण व्यक्ति इस तरह बड़ा बड़ा काम करके हमारे समाज में प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ। देखिए, आचार्य धर्मानंद दामोदर कोसांबी का जन्म गोवा में हुआ था 1876 में, अक्टूबर 9 तारीख को। गोवा का एक छोटा सा गांव है सांखवाल करके, वो सांखवाल में उनका जन्म हुआ। ये एक ब्राह्मण परिवार के सदस्य थे, लेकिन इनका जीवन में पूरा वृत्ति, इन्होंने धर्म सब छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की पढ़ाई के लिए निकले। साथ ही साथ बौद्ध धर्म की पढ़ाई अगर कोई करना चाहते तो उनको पाली भाषा सीखनी पड़ती, क्योंकि ओरिजिनल जो भी आज हमें बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है वो पाली में। तो इन्होंने पाली भाषा का भी अध्ययन किया। इन्होंने हमारे देश में बनारस जैसे जगह पर जाकर के बुद्धिज्म के बारे में समझने का कोशिश किया, पाली भाषा की पढ़ाई की। साथ ही साथ ये नेपाल में जाकर के ज़्यादा बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि उनमें बहुत सारे अवान्तर ग्रुप है और बुद्ध के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का एक माने लोगों के मन में धारणा है और सिस्टम चलाते हैं। जैसे हमारे देश में ही बहुत जगह पर, लद्दाख में और हिमाचल में बहुत जगह पर बौद्धों का मोनास्ट्री है, लेकिन सब जगह पर बुद्ध को समझने का और बुद्ध के बारे में पढ़ाई करने का जो भी काम चलता है वो अलग अलग तरीके का है। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। कुछ ही साल पहले मैं पू में गया था। पू माने आपका रिकांगपिओ से ऊपर है, काजा जाने के रास्ते में है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के आसपास है। पू मोनास्ट्री में जाकर के एक दो बुद्धिस्ट लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, तो मैंने उनको कहा बुद्ध को बारे में, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध अनेक हुए हैं, एक बुद्ध के बारे में नहीं, गौतम बुद्ध के बारे में आपको जानकारी लेना है। हम तो क्या करते हैं कि बुद्ध के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हम समझते हैं गौतम बुद्ध के बारे में,
लेकिन उनके बीच में वो कहते हैं कि अनेक बुद्ध हुए हैं और एक एक बुद्ध के बारे में हमें समझना और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उसमें बराबर माने उसका रूट में जाएंगे तो रूट तो एक ही है, लेकिन तरह तरह की परंपराएं इनके बारे में हुई है और उसका प्रचलन भी आज भी है। कई मोनास्ट्री में थोड़ा अलग तरीके का ये होता है। वैसे ही उनका जीवन शैली में भी कुछ बहुत सारा परिवर्तन जगह जगह पर हुआ है। जैसे बुद्ध तो अहिंसावादी थे। वो किसी पशु पक्षी या जानवर को खाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन आजकल जो हिमाचल के ऊंची चोटियों में जो बुद्धिस्ट केंद्र है, वहां पर करीब करीब निरामिष भोजन चलता है, क्योंकि उनके वहां पर तो कोई वेजिटेबल्स मिलती नहीं है कहीं भी। तो इस तरह प्रचलन में भी बुद्धिज्म में बहुत सारा माने डिफरेंस आ गई है। लेकिन बुद्ध का जो हमें जो बेसिकली जो बुद्ध ने जो कहा है, या बुद्ध के बारे में हम सोचते हैं तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा हुआ है, गौतम बुद्ध के नाम से क्या जानकारी या क्या धर्म के बारे में उन्होंने कहा है, वो मुख्य है। उसको पढ़ने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। ये गए और बहुत जगह पर घूमे। ये महात्मा गांधी से जब इनका परिचय हुआ तो इन्होंने आज़ादी के लड़ाई में भी कूद पड़े। आज़ादी के लड़ाई में आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में भाग लेकर के 6 साल के जेल में रहे। इनकी विशेषता ये भी है कि इन्होंने मैट्रिकुलेशन तक स्कूल में पढ़ा नहीं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में और भी एक दो विदेशी यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया और वहाँ पर बुद्धिज्म और पाली भाषा के बारे में पढ़ाने के लिए इनको उन्होंने प्रोफेसर के रूप में मान करके इनको उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया। तो एक बड़ी एक विशेषता इनकी थी कि इन्होंने डीप में जा कर के जो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाई की और पाली भाषा को जान करके उनका जो भी बेसिक किताबें उस समय में अवेलेबल थे वो सब पढ़े इन्होंने, और उसके बारे में भी इनके कमेंट्री और नोट्स भी लिखे हैं, इन्होंने भी किताबें लिखे। तो ये इतना एक महान व्यक्ति जब गांधी से गांधी के माने संपर्क में आया तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया और उसके बाद ये सेवाग्राम आश्रम में आए। और सेवाग्राम आश्रम में ये आकर के कुछ समय रहे यहाँ पर। और निर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर इनका निधन हुआ। इनका निधन यहाँ पर 4/6/1947 में हुआ। यानी हमारी आज़ादी कब मिलेगी ये देख करके बैठे थे, लेकिन आज़ादी मिलने के 2-2.5 महीना पहले इनका निधन हुआ। और इनका निधन हुआ और इनका समाधि भी यहीं पर सेवाग्राम में ही है। तो इसका वर्धा और सेवाग्राम के साथ इनका एक बड़ा एक संपर्क और संबंध था। उसकी वजह से यहाँ पर मैं समझता हूँ उस समय से बहुत सारे लोगों के साथ इनका संपर्क आया होगा। और आज जो बुद्धिस्ट जो भी ग्रुप से यहाँ पर वर्धा में सेवाग्राम में, तो इन लोगों को कुछ न कुछ प्रेरणा इनसे मिली होगी और इन्होंने मिलकर के कुछ काम भी किया होगा। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है कहीं भी, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपना प्रचार तो नहीं किया और दूसरे लोगों ने भी इनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया। बहुत कम लोग आज भी जे धर्मानंद दामोदर कौशाम्बी को जानते हैं। अगर आप विकिपीडिया में भी जाओगे, इंटरनेट में भी जाओगे, तो इनके बेटे के नाम पे भी आपको जानकारी बहुत मिलेगी। ज़्यादा जानकारी इनके बेटे के नाम पे मिलेगी। वो बड़ा मैथमेटिशियन बन गया था, उनका भी निधन हो गया था बाद में। तो इनका जो परिचय
माने इनके बारे में ज़्यादा जानकारी व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ किताबें मैंने पढ़ा है। तो किताबें तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति बुद्ध के बारे में आधिकारिक रूप में समझदारी के साथ कुछ बातें हमारे सामने रहते हैं, तो उसमें हमें आश्चर्य होना ही पड़ता है, क्योंकि ये सब बातें उन्होंने स्वयं समझ करके, स्वयं अर्जित करके अपने सामने रखा हुआ है। तो ये कोशिश उन्होंने बहुत किया। ये कोई पैसे के लिए नहीं गए, थोड़ा समय के लिए उन्होंने एक कॉलेज में पढ़ाई भी मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया था। गुजरात विद्यापीठ में भी इन्होंने काम किया आचार्य के रूप में, लेकिन गुजरात विद्यापीठ से इन्होंने एक भी पैसा उसका रेम्युनरेशन नहीं लिया। इन्होंने उस समय में कहा था, काका कालेलकर को भी कहा था कि मैं यहाँ पर इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए कोई भी रेम्युनरेशन नहीं चाहिए। तो इस तरह एक त्यागी व्यक्ति हमारे बीच में थे, लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब ये जानकारी, जब उनकी डेथ एनिवर्सरी आ गई है, वो भी नहीं, उनका प्लैटिनम जुबली है, उनके निधन के बाद 75 साल निकल चुके हैं। तो उस समय में ये व्यक्ति के बारे में ज़्यादा समझना और ज़्यादा उनका प्रचार करना और इस तरह का एक कार्यक्रम करने की मन में हमारी इच्छा थी। जब रविंद्र जी ने ये बात कही, तो मैंने कहा कि मुझे दूसरा कुछ सोचना नहीं पड़ा। मैंने तुरंत कहा कि ये उस कार्यक्रम हमें करना चाहिए, और हो सकता है तो 1 साल का ये कार्यक्रम हम उसके बारे में हम करेंगे। 1 साल में हम देखेंगे क्या-क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ सेमिनार वगैरह हो सकता है, दूसरा भी कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह करना है तो कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम का एक शुभारंभ आज सुबह प्रार्थना के साथ हुआ है, और इस तरह का सेमिनार आगे भी होगा। तो मेरी उम्मीद है और आप सब लोगों से अनुरोध है कि लोग ये व्यक्ति को समझने का कोशिश करें, क्योंकि ये जनरली इनके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है। कहीं भी आप पूछोगे तो ठीक है, ऐसा कोई था, किसी ने किताब लिखा था, बस उतना ही में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इन्होंने बड़ा निष्ठा के साथ ये सब पढ़ाई करने के बाद उसके बारे में आधिकारिक रूप से किताबें लिखी है। एक बड़ा महत्व की बात है। विदेशों में भी आके, विदेशों में इनका बड़ा प्रचार हुआ था। विदेशों में उन लोगों के सामने बुद्धिज्म के बारे में उस समय ये आचार्य कौशाम्बी के अलावा कोई एक व्यक्ति सामने नहीं था जो जिनको वो बुला सकें और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाने के लिए उनको उनके यूनिवर्सिटी में वो उनको जिम्मेदारी दें। ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिलता था। होता था कोई व्यक्ति, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आया होगा। कोई होगा कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने वाला लोग ही, कोई अनजान व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठ करके कुछ पढ़ता होगा, पढ़ाई भी किया होगा, लेकिन उनके बारे में जानकारी उनको नहीं थी। इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको बुला करके उनको प्रोफेसर बनाया गया था। तो समझने की बात, और हमें आश्चर्य की बात यही है कि मैट्रिकुलेशन जो व्यक्ति ने पास नहीं किया, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन करके उन्होंने काम किया। तो ऐसा एक महान व्यक्ति का जो बोलते हैं ना कि उनकी स्मृति में 1 साल में हमें बहुत सारा कार्यक्रम करना है। ये एक बुद्धिज्म के बारे में एक स्टडी भी है, साथ ही साथ एक व्यक्ति जो आजकल हम लोग बोलते हैं कि बोलना आसान है कि हमने धर्म छोड़ दिया, हमने जाति छोड़ दिया, हमने जनेऊ पहनना छोड़ दिया, हमने चोटी रखना छोड़ दिया, हमने टीका लगाना छोड़ दिया। ये धर्म के जो भी निशाने हैं, हिंदू धर्म में हो या किसी दूसरे धर्म में भी हो, इसको छोड़ने का, और इररिलीजियस माने कोई धर्म के बिना जीने का लोगों का एक जो सोच है, वो एक मॉडर्न सोच है। पहले इस तरह का सोच ज़्यादा लोगों में नहीं थी। आजकल इतना धर्म के बारे में ज़्यादा परेशानियां आना शुरू हो गई, और धर्म के काम से बाहर निकल करके अधर्म के रूप में लोगों के सामने आना शुरू हो गया।
तो लोगों में इस तरह की भावना भी शुरू होगी। आजकल तो कहीं अखबार में मैंने अभी पढ़ा था, 2-4 दिन पहले, किसी ने स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करने के लिए गया केरल में। उन्होंने कहा कि भर्ती, इनका रिलीजन क्या है? तो उन्होंने कहा तो रिलीजन नहीं है। तो बोला ऐसा एडमिशन नहीं दे सकते। तो बाद में जा करके तहसीलदार को रिक्वेस्ट करके दूसरा सर्टिफिकेट लेना पड़ा कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है। सर्टिफिकेट तो मिल सकता है, सर्टिफिकेट दे भी सकते हैं सरकार, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वो धर्म के आधार पर बाद में आपको कोई भी माने उसकी सुविधा तो मिलता है ना, कुछ एडवांटेज उसमें से मिलता है। इस धर्म में ये जाति में है तो आपको ये सुविधा मिलती है, वो सुविधा आपको मिलेगी नहीं। यही ये बात है। तो उस तरह जीने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन उससे भी बहुत पहले, अब सोचिए कि माने गांधी जी के टाइम में ही, उस समय में भी इस तरह सोचने वाले बहुत कम लोग थे। तो उसमें एक, सब छोड़ करके धर्म के बिना बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में वो ज्वाइन हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका जाति, बौद्ध धर्म थोड़ा सा खुला धर्म है। उसमें अ, उनका जो, मेरे जानकारी में वो धर्म का जो भी कुछ बातें आप फॉलो करते हैं तो किसी भी धर्म वाला उसमें शामिल हो सकता है। दूसरे धर्म जैसा नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में है तो आपको हिंदू धर्म का जो भी रीति रिवाज है वो सब फॉलो करना पड़ेगा। आप वो छोड़ करके दूसरा कुछ करेंगे तो वो बोलेंगे कि आप हमारे धर्म में नहीं आ सकते। लेकिन बौद्ध धर्म खुला धर्म था, इसलिए वो धर्म में शायद इन्होंने ज्वाइन भी किया, इन्होंने बड़ा काम भी किया। संस्कृत में इन्होंने बड़ा पांडित्य के साथ काम किया है। और इनका एक विशेषता मुझे यही लगी कि इन्होंने अपने बारे में कोई प्रचार नहीं किया कहीं भी। कहीं जा करके नहीं बोला बायोडाटा भेज करके मैं इस तरह काम करने वाला हूँ, मुझे आप अपने बीच में मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनके बारे में जितना भी मैं जानकारी में मुझे मिली है, मैंने समझने का कोशिश किया। मुझे आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति, इतना बड़ा पंडित व्यक्ति, पांडित्य के साथ जीने वाला व्यक्ति, अपना सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए ये कभी आगे नहीं आए। तो ऐसा व्यक्ति का एक शताब्दी प्लैटिनम जुबली का जो कार्यक्रम इस साल, 1 साल पूरा अगले जून तक करने की हमारी इच्छा हुई, जब रविंद्र जी ने उसके लिए इनिशिएटिव लिया और बाकी कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम बनाने की माने उन्होंने उसका सजेशन दिया, तो उसको हमने, मैंने बहुत आदर के साथ उसको मैंने स्वीकारा है। उसका आज पहला ये सेमिनार है। ये सेमिनार में पार्टिसिपेट करने वाले सभी सज्जनों को मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आगे के कार्यक्रम में भी वो इसके साथ दें और कुछ कार्यक्रम के बारे में वो सजेस्ट भी करें, और सजेस्ट करना ही नहीं है, उसके उसको करने में मदद भी करें। तो इस तरह का एक कार्यक्रम अब 1 साल के लिए हम करेंगे, तो हम कम से कम मन में ये सोच सकते हैं कि हमने एक देशभक्त के लिए कुछ काम किया है। मेरी उम्मीद इतनी है कि आप इस बारे में सोचेंगे, और आप सबका आज के कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक समिति बनाई गई है, रविंद्र जी ने आपको जानकारी भी दी है। तो वो समिति के अध्यक्ष के नाते और सेवाग्राम आश्रम के अध्यक्ष के नाते मैं आपका फिर एक और बार स्वागत करता हूँ। आप सबको इस कार्यक्रम में आप आए भाग लेने के लिए, इसको धन्यवाद भी देता हूँ। और जय हिंद, जय जगत। रवी सर तुम्ही म्यूट आहात.
नमस्कार। धन्यवाद प्रभु जी, आपने सब परिप्रेक्ष्य में सब चीजें रखी हैं। अब अगला कदम है कि जो हमारे वक्ता है उनका हम परिचय कर दें। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम था एक तरह से, क्योंकि हमें इसमें बहुत चीजों को जोड़ने की जरूरत थी। एक तो जो 19वीं शताब्दी में जिस तरह के हालातों का सामना उन्होंने किया था, और आज 21वीं शताब्दी की हमारी जो समस्याएं हैं वो बहुत अलग है। तो 21वीं शताब्दी में जीने वाले युवकों को या लोगों को 19वीं शताब्दी से वाकिफ करना, तो इन दोनों शताब्दियों को जोड़ना ये एक महत्व का काम था। क्योंकि उस वक्त की प्रेरणाएं कौन सी थी, उस वक्त के चैलेंजेस कौन से थे, उसका आज हमें अनुमान नहीं है। तो हमें ऐसे वक्ता चाहिए थे जो इन दो चीजों को जोड़ सके, और जोड़ने का काम बहुत स्तर पर है। जैसे ये व्यक्तित्व, जैसा अभी प्रभु जी ने कहा, जो आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन जो जितना आदमी स्थानिक होगा उतना ही वो वैश्विक होगा। गांधी जी के काम का ये सबसे बड़ा इसेंस है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कौसम्बी जी है, क्योंकि यह व्यक्ति कितनी भाषाओं का विद्वान था। वो तो त्रिखंड विद्वान कहते हैं, त्रिखंड पंडित कहते हैं उनको। यूरोप, अमेरिका और आशिया में घूमे, उनको हार्वर्ड में गए, वो रशिया की यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ाए। और ऐसा व्यक्ति लेकिन लिखता सिर्फ मराठी में है, लिखत के रूप में। तो उनका जो ये ग्लोबल लोकल का जो कनेक्शन है उसको भी कोई समझा सके। उसके बाद में आज का जो समाज है हमारा, कि आज बहुत हम गलत चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, उसके अंदर धर्म की अवधारणा क्या है। क्योंकि सबको आज बौद्ध धर्म की बात हम कहते हैं कि उसका सार तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म आर प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन उस सबके पीछे के तत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात जो उनकी देन है कि 19वीं शताब्दी में जब इन भाषाओं में खुद जाकर पाली के ग्रंथ पढ़कर उसको समझना, उस कॉन्टेक्स्ट में रखना, और दुनिया के सामने बाकी चीजें हटाकर, जो कहते हैं कि चीजों का ऊपर के आवरण हटाकर जो मूल चीज है, सिद्धांत है, उसके साथ दुनिया को वापिस कराने का काम, यह जो उन्होंने किया है वो कौन समझा सकेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने दो लोग अलग अलग लिए हैं। एक है युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हेमंत राज्योपाध्याय, जो पहला वक्ता रहेंगे। उनका काम यह रहेगा कि वो कौसम्बी जी का समय और उनका जीवन, इनके बारे में आपको परिचित कराएंगे। हेमंत बहुत ही युवा है, आप उनकी बातों से समझ जाएंगे। और उनकी अभी तो वो बहुत ही जाने, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उन्हें काफी नाम हासिल किया है, शोहरत हासिल की है। वो कई शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन करते हैं, और एक बहुत ही, जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला, नई पीढ़ी का ऐसा आदमी जो बहुत अनूठे ढंग से सोचता है। उन्होंने कई साल, वो तो संस्कृत के तो अच्छे स्कॉलर है ही, बहुत अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ाते हैं। आज के जमाने में संस्कृत परंपरा ये लोग दकियानुसी से मानते हैं, तो बहुत ही अच्छी ढंग से वो इन चीजों के बारे में बोलते हैं। तो परंपरा को यानी सिर्फ रूढ़िगत परंपरा को सामने नहीं रखते, लेकिन परंपरा और मूल्य विवेक को जोड़ने की उनके अंदर एक क्षमता है। साथ ही साथ वो कवि भी है, गीतकार भी है, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था में पब्लिक पॉलिसी की रिसर्च भी कर चुके हैं। तो ऐसा एक व्यक्तित्व जो पूरा नई पीढ़ी का है, जो पुरानी पीढ़ी के बारे में समझ रखता है, संस्कृत का ज्ञान रखता है। कौसम्बी जी के बारे में बहुत आदर ऐसे व्यक्ति को है। ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है, जो आपको कौसम्बी जी का समय और उनका व्यक्तित्व, इसके बारे में हमारे समझ बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। मैं हेमंत राज्योपाध्याय जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात कहें। नमस्कार, धन्यवाद सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवकुमार, ऐकू येते माझं बोलणं ना? हाँ, येतोय हेमंत। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार सभी को, नमस्कार, प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज कौसम्बी जी के बारे में कुछ आपसे मेरे विचार शेयर कर सकूं। एक तो ये मेरे लिए दो तीन चीजें हैं। एक, मेरे जो गुरुजी है देवकर सर, महेश देवकर, प्रोफेसर महेश देवकर, उनके साथ हूँ। ये दूसरा अवसर है मेरा, उनके साथ मैं कुछ मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। दूसरी बात, धर्मानंद कौसम्बी जी और उनके सुपुत्र डीडी कौसम्बी, इन दोनों का मुझ पर, मेरे विचार प्रक्रिया पर बहुत अच्छा, बहुत ही गहरा प्रभाव है। तो मैं आयोजकों को धन्यवाद कहता हूँ और मेरे विषय की प्रस्तावना शुरू करता हूँ।
मुझे रविंद्र सर ने कहा कि मैं धर्मानंद कौसम्बी जी के बारे में कुछ विचार प्रकट करूं, और हमारी चर्चा से ऐसे निष्कर्ष निकला कि हम अगर प्रोफेसर देवकर बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म में कौसम्बी जी का योगदान, इस विषय पर बात करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा कुछ और विषय लेके कौसम्बी जी के बारे में कुछ प्रतिपादन करूं। तो मैंने सोचा कि कौसम्बी जी या किसी भी व्यक्ति का हम विचार करते हैं तो हम उस व्यक्ति का विचार नहीं कर रहे हैं, हम हालांकि हमारा जो वर्तमान है, उस वर्तमान में हम उस व्यक्ति को प्रस्थापित करने के प्रयास करते हैं। इतिहास लेखन भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी विशिष्ट घटना के बारे में, किसी विशिष्ट समय के बारे में लिखते हैं तो हम हालांकि हम वर्तमान की प्रतिमा में उस घटना को देखने का प्रयास करते हैं। उसी ऐतिहासिक अवधारणाओं को और उसी अनुशासन को प्रमाण मानते हुए मैं कौसम्बी जी के समय के, जिस समय में वो पैदा हुए, जिस समय में उन्होंने अपना अध्ययन किया, अपना देशांतर संचार किया, उन सभी उस समय के बारे में मुझे कुछ बोलना है। ये जो मेरा अभिभाषण है उसके केंद्र स्थान पर एक ऐतिहासिक क्षण मालिका, जिसे मैं कहता हूँ हिस्टोरिकल मोमेंट और सीरीज ऑफ मोमेंट, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है, ऐसा है। 19वीं सदी का उत्तरार्ध है, 20वीं सदी का पूर्वार्ध है। ये समय पूरे विश्व के इतिहास में बहुत अहम माना जाना चाहिए, क्योंकि जिसे हम वसाहतवाद कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं, वो पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। जहां पे यूरोपीय ताकतों ने अपने कॉलोनीज प्रस्थापित किए हैं, वहां पे कुछ अलग तरीके से वैश्विक धारणाओं का प्रतिबिंब वहां पे उन समाजों में दिखाई दे रहा है। उसी समय जो वहां की स्थानिक अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को वैश्विक अवधारणाओं की चौकट, उसकी जो फ्रेमवर्क है, उसमें बिठाने के प्रयास स्थानिक समूहों से हो रहे हैं। और ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं से एक नया ही समाज घटने की एक प्रक्रिया हमारे सामने दृग्गोचर होती है। कौसम्बी जी इसी समय पैदा हुए। कौसम्बी जी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उनका जन्म हुआ। गोवा के एक बहुत ही छोटे गांव में, साखवली नाम का वो गांव है। कौसम्बी जी गोवा के जिस भाग में उन्होंने जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार है, ऐसे अभी प्रस्तावना में गुरुजी ने कहा है। उस गांव की, गोवा शायद ऐसे कई संशोधकों का ऐसा कहना है कि गोवा जो प्रांत है, उसके जो गांव है छोटे, उन गांवों को अकादमिक रिसर्चों में जितना फोकस उन गोवा के गांवों को मिला है या बिहार के गांवों को मिला है, उतना शायद किसी और प्रांत के गांवों को मिला होगा। क्योंकि एक तो पोर्तुगीज कॉलोनी थी, वहां पे बहुत बड़ी पोर्तुगीजों का ही राज्य था। गोवा समुद्र किनारे पर बसा हुआ प्रांत है। व्यापार वहां पे बहुत तेजी से हो रहा था, इसीलिए पोर्तुगीजों ने वहां पे अपना स्थान पक्का किया था। ऐसे गांव में जहां पे एक जैसे कौसम्बी अपने आत्मवृत्त में खुद कहते हैं कि जिसे इंक्विजिशन कहते हैं, जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं पोर्तुगीज कैथोलिसिज्म के द्वारा वहां पे प्रचलित थी, उसकी वजह से गोवा का एक स्वत्व था। वो स्वत्व जो अपर कास्ट कम्युनिटीज थी, उनके पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल इंटरेस्ट जो थे, वो हर्ट हुए थे। जो स्थानिक देवताएं हैं, जैसे कौसम्बी खुद कहते हैं कि उनकी जो कुल देवता है, उसका जो मंदिर है नागेश, वो अपने मूल स्थान से हटाकर किसी और गांव में लाया है। तो ये सभी धारणाएं कौसम्बी जी के मन में गड़ी है। और एक तरफ वहां के जो गोवा के जो उच्च वर्णीय समूह है, उनके जमीन व्यवहार जो उनके है, जमीनों के व्यवहार है, उनके बारे में एक उससे जो शोषण व्यवस्था है वहां पे निर्माण हुई है, उन शोषण व्यवस्थाओं के बारे में कौसम्बी जी ने, उनका जो कॉन्शियसनेस था, उनकी जो संवेदनाएं थी, वो बहुत बचपन से ही वो गहरी थी, ऐसे हमें उनके आत्मवृत्त से दिखाई देता है। इसलिए शायद वो जो उनके जो समवयस्क जो बच्चे थे, वो जैसे कौसम्बी कहते हैं उनके आत्मवृत्त में कि ये बच्चे
हाँ, उनके जो आत्मवृत्त का एक वैशिष्ट्य है कि वो खुद का आत्मवृत्त ही नहीं लिख रहे हैं, वो आत्मवृत्त के साथ आत्म परीक्षण भी कर रहे हैं, और वो आत्म परीक्षण आत्म केंद्रीय नहीं है, उनका आत्म परीक्षण समाज केंद्रीय है। तो वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे उम्र के जो बच्चे हैं वो पौगंडावस्था में आते ही उनके काम विकार और अन्य विकार जो है वो तीव्र होते जाते हैं। कुछ लोग तो जो देवदासी परंपरा गोवा में बहुत नृशंस परंपरा थी, उसी द्वारा अपने काम तृप्ति कर देते थे, लेकिन कोसंबी कहते हैं कि मैं उस मार्ग को भगवान बुद्ध की कृपा से कभी नहीं गया। तो अ, उनको शायद उनके बचपन में उनका पॉलिटिकल जो उसको राजकीय भान मराठी ज्यादा म्हणतात, उनका जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज थी वो उतनी तीव्र नहीं थी शायद, इसलिए उनके जो आत्मवृत्त है उसमें उनके बचपन का जो गोवन सोशो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स थे उनका प्रतिबिंब कम दिखाई देता है, लेकिन सटली वो कुछ बता देते हैं कि ये जो अपर कास्ट उनके जो आसपास रहने वाले उनके जो रिश्तेदार है, उनके जो दोस्त है, वो इन सभी चीजों में गड़े हुए हैं। कोई गुड़गुड़ी, कोई हुक्के का नशा करता है, कोई और नशे में चूर है, लेकिन कोसंबी ये हमें बताते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की कृपा से इन किसी चीजों में नहीं गिरा हूँ। ये जो कोसंबी जी का ये जो भान है, ये मुझे उनके अंदर छुपा जो समाज शास्त्रज्ञ भी है, उस समाज शास्त्र के प्रति उनकी जो संवेदनाएं है, वो उनका बीज रूप वहां पे प्रकट होता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, लेट 19वीं सदी का उत्तरार्ध और 20वीं सदी का पूर्वार्ध। इसी समय हम देखते हैं कि भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महाकवि, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जो यूनिवर्सलिस्ट वैश्विक संवेदनाएं, प्राच्य जो पौर्वात्य प्रदेश की अवधारणाओं से मेल उसका कराते हुए वो प्रकट करते हैं। उसी समय श्रीलंका में देखते हैं अनागारिक धर्मपाल, जो कोसंबी जी के निकटवर्ती भी रहे हैं। अनागारिक धर्मपाल जी ने 1893 में जो फेमस शिकागो की वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने सहभाग लिया था। उन्होंने वहां से होकर उपखंड भारतीय उप महाद्वीप में आकर बुद्धिज्म का प्रचार शुरू किया था। थोड़ा आगे जाए कोसंबी जी के आगे, तो हमारे पास उन्हीं के करीबी राहुल सांकृत्यायन है। उनके बाद नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक, लेकिन जो बाद में मार्क्सिस्ट बने, ऐसे पैदा हुए। थोड़ा आगे जाएंगे हम, जे कृष्णमूर्ति, उनका एक गहरा संबंध है कोसंबी से, जो मैं मानता हूँ कि थियोसॉफी, अनागारिक धम्मपाल और जे कृष्णमूर्ति दोनों का थियोसॉफी से बहुत करीबी संबंध था। उन्होंने खुद को डिटैच कर दिया है थियोसॉफी से। कोसंबी जी खुद जब वो गोवा छोड़कर निकल गए, तो अपने भतीजों को लिखे हुए पत्र में कहते हैं कि धर्माचं पालन थांबू नका, काही झालं तरी धर्म हा सर्वात महत्वाचा असतो, धर्म सबसे अहम चीज है, और धर्म जो है उसी से हमारा जीवन यापन हम कर सकते हैं। तो कोसंबी जी धर्म का महत्व जो है वो हमेशा से अधोरेखित करते आए हैं, शायद इसीलिए उनको सश्रद्ध नास्तिक कहा है कोसंबी जी को उनके आयुष्य के उत्तरार्ध में। तो ये सभी जो लोग हैं, टैगोर है, कोसंबी जी है, और बाद में मैंने जिन नामों का मैंने जिक्र किया, अनागारिक धम्मपाल जी है, ये सभी लोग ऐसे समय में पैदा हुए हैं कि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप जो है, श्रीलंका हो या भारत हो, अपनी जो अस्मिताएं हैं वो खोजने में लगा हुआ है। और ये जो है वो वसाहतवाद का एक परिणाम है, हमारे यहाँ पर कॉलोनियलिज्म का एक परिणाम है कि ये हम सभी लोग, हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को पाश्चात्य समाज में, जिसे धर्म, रिलीजन कहा है, जिसे मॉडर्निटी कहा गया है, इन दो फ्रेमवर्क्स में उनको बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में कोसंबी जी अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं। जैसे एकलव्य थे, उनको साक्षात गुरु से ज्ञान पाने का अवसर नहीं मिला और उनपे अन्याय भी, वो अलग बात है, लेकिन एकलव्य की तरह उनकी जो बौद्ध धर्म के प्रति प्रीति है, उनका जो अध्ययन है, वो एकलव्य की तरह किसी भी फॉर्मल ट्रेनिंग के सिवाय, और कोई ऐसे आसपास बौद्ध वातावरण भी नहीं था उनके, वो जिस इलाके में रहते थे, वो देखा जाए तो उनको एडविन अर्नोल्ड का जो अनुवाद है, एडविन अर्नोल्ड का जो द लाइट ऑफ एशिया नाम की किताब है,
उसका जो काणे नाम के मराठी गृहस्थ ने उसका मराठी अनुवाद किया है, वो अनुवाद पढ़ के उनको बुद्धिज्म के प्रति प्रेम निर्माण हुआ है। वामन ओक नाम के गृहस्थ का एक बहुत बुद्ध चरित्र है, वो पढ़ के उनको बुद्धिज्म के बारे में प्रेम उत्पन्न हुआ है। तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ के वो अभंग वो ज्यादा नहीं पढ़े उन्होंने, लेकिन तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ के उनके मन में जो उर्मिया प्रकट हुई है वो उन्होंने हमें दृग्गोचर की है। एक ये कॉमन पॉइंट्स मुझे दिखते हैं इस 19वीं सदी के बाद में जो भी विचारवंत जो धर्म के बारे में, धर्म की सामाजिकता के बारे में जो भाष्य करते हैं, इन सभी विचारवंतों के ये कॉमन इंटरेस्ट हमें दिखाई देता है और ये कॉमन थिंकिंग प्रोसेस भी उनका है कि ये वैश्विकता में लोकल सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात ये मुझे उनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है कि जिसे कांट, जो इमैनुअल कांट है, उन्होंने यूनिवर्सलिज्म को कहा था, व्हाट ही मेंट बाय यूनिवर्सलिज्म इज द प्रपोजिशन ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग्स हाईएस्ट ऑब्लिगेशन बिलोंग्स टू ह्यूमन काइंड एज सच। जैसे मानवता के प्रति वो जो वैश्विकतावाद हो वो केंद्रित हो, ऐसे कांट ने कहा था। यहाँ पे हमारे जो मॉडर्न इंग्लिश एजुकेटेड जो लोग थे, हालांकि गोस्वामी इंग्लिश एजुकेटेड नहीं थे या किसी इंग्लिश स्कूल में भी उनका अध्ययन नहीं हुआ था, लेकिन वो जो विचार परंपरा है और वो जो वातावरण, वो जो वैचारिक वातावरण का प्रभाव उन पर अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था, उस वातावरण में ऐसे हमें दिखाई देता है कि ये सभी लोग एक अपने धर्म को, अपने धर्म श्रद्धाओं को वैश्विकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कांट और मिल जैसे ये जो लोगों के प्रभाव इन लोगों पर दिखाई देते हैं। वैसे मिल के बारे में हमें कोसंबी जी के उनके लेखन में हमें प्रभाव नहीं दिखता ज्यादा, लेकिन ये जो यूनिवर्सलिज्म का जो मूल्य है, ये वैश्विकीकरण का जो मूल्य है, या हम वैसे देखे जाए किसी भी एक विचार में वो हमेशा ऐसे अटके नहीं है। वो एक दिखाई देता है कि वो जब काशी चले गए, उन्होंने शिखा सूत्र का त्याग किया था, जो जनेऊ है और जो ब्राह्मण की शिखा होती है उसका त्याग करके वो काशी गए थे। लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि अगर संस्कृत सीखनी है तो शिखा सूत्र तो रखना पड़ेगा, तो उन्होंने वो शिखा सूत्र रखा। हालांकि मन से वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट हो चुके थे, लेकिन सीखने के लिए उन्होंने वो ओपननेस दिखाया। उसके बाद अंत में देखते हैं तो जैसे वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने जैन धर्म की जो प्रायोपवेशन की जो पद्धत है, जिसे मरणांतिक संलेखन कहते हैं, तो उस प्रक्रिया द्वारा वो जो प्रक्रिया है प्रायोपवेशन की, वो जैन संज्ञा है, तो वो जैन पद्धति से उन्होंने अपना देह त्याग किया है। ये सब असामान्य और अद्भुत मुझे हमेशा दिखाई देता है। एक मेरे ख्याल से 1860 की सदी में, दशक में पैदा हुआ एक बहुत ही छोटे गांव में अशक्त, बहुत ही शरीर से कमजोर ऐसा एक सारस्वत ब्राह्मण घर में पैदा हुआ बच्चा है। वो 20-22 की उम्र में अपने छोटी बच्ची को, पत्नी को त्याग करके बौद्ध धर्म के शोध में वो पूरा भारत वो घूमता है। सिक्किम जाते हैं, नेपाल जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, वहां से वो कलकत्ता से, मद्रास से होकर श्रीलंका जाते हैं। ये सब करते हुए उनका ये मुझे ये जो, जैसे मैंने नेटिविज्म कहा, ये नेटिव ट्रेडिशंस के प्रति उनकी जो, इन सभी लोगों की जो एक उनका अनुबंध था, वो अनुबंध हमेशा वो जागरूक रहा है, ऐसे मुझे हमेशा प्रतीत होता है। एक जगह पे ऐसे दिखाई देता है कि जब श्रीलंका वो जा रहे थे, तो ये श्रीलंका में पहुंचे थे, तो कलकत्ता से कोई एक मुदलियार नाम के कोई तमिल गृहस्थ वहां पे आया। उन्होंने कहा, उन्हें उस बुद्धिस्ट आचार्य को कहा कि जैसे भी हो, लेकिन ध्यान में रहे ये भारतीय ब्राह्मण है और ये बहुत धूर्त होते हैं, इन पे कभी विश्वास मत रखो। तो ये कोसंबी जी के मन में ऐसे विचार आया, मैं ब्राह्मण हूं तो क्या हुआ, मतलब मेरी कास्ट कोसंबी जी को ये सब ब्राह्मण व्यवस्था में जो शोषण है उसका पूरा ज्ञान था, वो विरोधक थे उसके, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ऐसे जज करना, उनको खुद को जज करना, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। आगे जाके हमें इससे भी दिखाई देता है कि भारतीयों के प्रति उनकी, जब वो ब्रह्मदेश में थे, तो ब्रह्मदेश में भी उनको एक ऐसे अनुभव आया था। किसी ने कहा कि तुम्हारे जो उच्चारण है, वो उच्चारण ब्रह्मदेश की पद्धति से नहीं है, पाली के उच्चारण जो है वो, तो उच्चारण लोगों को जाति विशेष का गर्व होता है, या उसके प्रति उनका जो द्वेष या उनका विरोध होता है, वो ही कई बार हावी हो जाता है उनके मूल
हेतु से ज्यादा। जैसे ये उच्चारण के बारे में हुआ, ये उच्चारण की हमारे भारतीय उपखंड की परंपराओं में, उपमहाद्वीप की परंपरा में बहुत एक गहरा प्रभाव उच्चारण, ये जिसे हम आजकल के जमाने में ग्रामर नाजी कहते हैं। तो ये उच्चारण के प्रति जो कर्मठ भाव है, उसके विषय में भी कोसंबी जी ने लिखा है कि एक उच्चारण अगर मेरा उन लोकल पद्धति से नहीं हुआ, अलग पद्धति से हुआ, तो उसमें इतना क्या गुस्सा होने की बात है। तो ये जो ओपननेस कोसंबी जी के मन में है, ये उस समय की देन है। उस समय में जिस तरह की विचार प्रक्रियाएं किसी भी आदर्श विचारवंत द्वारा अपेक्षित थी, उन सभी उन सभी विचार पद्धतियों का अनुभूतिजन्य ज्ञान कोसंबी जी को हुआ है, ये हमें दिखाई देता है। आगे जाके हम ये भी मेरे ख्याल से 20 मिनट और 10 मिनट मेरे पास है, आगे जाके हम ऐसे देखते हैं। हालांकि कोसंबी जी के जो चरित्रकार है सुखटणकर, उन्होंने उनके चरित्र के 4 भाग किए हैं। एक तो जन्म के बाद घर छोड़ने तक का जो 20-25 साल का जो समय है, उसके बाद उनकी जो आत्म साधनाएं जो उन्होंने की, उसका 6-7 साल का एक उनका वो जो फेज है वो, उसके बाद बौद्ध दीक्षा होने के बाद उनका जो ध्येय था वो उन्हें प्राप्त हुआ, और उसके बाद अमेरिका की उनकी जो 2-3 उन्होंने जो यात्राएं की, और उसके बाद गांधी जी के साथ उनका जो अपने आश्रम में जो उनका जो निवास हुआ, ये केवल एक उत्क्रांत होने की प्रक्रिया नहीं है। और ये उत्क्रांति शब्द हमेशा वर्टिकली ऐसे ऊपरीगामी अर्थ से ही हम लेते हैं। मेरे विचार से कोसंबी जी के जो उत्क्रांति है वो वर्टिकल ना होकर ऐसी फैली हुई है, ऐसी हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वो ऐसी फैलती जा रही है। वो खुद हिंदू परिवार से है। हिंदू परिवार में उन्होंने जिस तरह का विषमताएं देखी है, जिस तरह से कई ऐसे उल्लेख है कि उनके खुद के रिश्तेदारों ने, करीबी दोस्तों ने उनके जमीन के ऊपर कब्जा करके कर्जा किया था, वो फिर उनको गिरवी रखनी पड़ी थी। तो ये सभी जो दंभ जो है हिंदू धर्म की परंपराओं में, उसकी संवेदनाएं वो साथ में लेकर चले थे। जब वो वाराणसी में रहने के बाद वहां पे सारस्वत ब्राह्मणों के लिए अन्य ब्राह्मणों के प्रति जो धारणाएं थी, वो जो विषमता, वो जो शोषण पर वो जो दंभ है, वो उनके ध्यान में था। नेपाल जाने के बाद नेपाल में जिस तरह से, या बौद्ध गया जाकर जिस तरह से वहां पे बौद्ध परंपराओं पर हिंदू परंपराओं ने, ब्राह्मणों ने जिस तरह से अपना अतिरिक्त प्रभाव और कब्जा, एक तरह से कब्जा ही कर लिया था, उसके प्रति एक दुख और गुस्सा उनके मन में है। आगे जाने के बाद श्रीलंका में, ब्रह्मदेश में आकर बौद्ध धर्म में एक तरफ उनकी साधनाएं चल रही है, दूसरी तरफ उनको ये सब जिस तरह से ये प्रक्रियाएं, जैसे महासंबोधि परिषद कलकत्ता की है, या श्रीलंका के ब्रह्मदेश के जो विहारों में जो जिस तरह से आर्थिक या एथनिक भेद उनको जो उन्होंने जो अनुरक्षित किए हैं, इस तरह से उनकी जीवन दृष्टि विकसित, परिपक्व होती जाती है। और आखिर में हम देखते हैं कि अमेरिका में लानमान जी के साथ और अन्य लोगों के साथ जब वो अभिधम उनका विशुद्धि मग्ग का जो अनुवाद प्रक्रिया है, उसके प्रति उस फेज में उनका एक तरह का वहां अमेरिका में जाके ये काम, विशुद्ध मग्ग का काम करते हुए उन्होंने सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़े हैं। वहां पे उनको मार्क्सिज्म के बारे में पता चला है। वहां पे उन्होंने सोशलिज्म, मार्क्सिज्म पढ़ने के बाद जब वो भारत में आए, तब यहाँ के जो कामगार लेबर मूवमेंट जो थी, तो बुद्धिज्म अगर भारत, नॉट बुद्धिज्म लेकिन बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, वो शिक्षाओं का प्रसार उन्हें करना है। एक बार वो कहते भी है कि मैं बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं कर रहा हूं, मैं बौद्ध विचारों का प्रसार कर रहा हूं। तो उनकी जो दृष्टि है वो धर्म की, रिलीजन की जो कक्षाएं जो सीमित, संकुचित थी, उस कक्षाओं में उन्होंने अपनी धर्म दृष्टि को सीमित नहीं रखा है। तो ये मॉडर्न नीति जिस तरह की आधुनिकता वो अपने साथ कैरी करते आ रहे हैं, वो आधुनिकता परंपरा में उसका मूल होने के बावजूद भी वो बहुत ही वेस्टर्न लिबरलिज्म से, और उनके जो आसपास जो भारतीय आधुनिकताएं जो घटी है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर
उसके बारे में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान को अनुस्यूत करके उन्होंने वो बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार किया है। इसलिए वो शायद आगे जाके उन्हें नेशनलिज्म भी, गांधी जी के साथ रहते हुए भी वो कहते हैं कि गांधी जी ने ये सभी चीजों को जो उन्हें आदर्श बौद्ध मूल्य लगते थे या जैन मूल्य लगते थे, उनको समाज धारणा के लिए गांधी जी ने उसको उन चीजों का उपयोग किया है, लेकिन नेशनलिज्म उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगती है, जो टैगोर जी को भी प्रॉब्लम लगती थी। तो ये ऑन द अदर हैंड उनके साथ अनागारिक धर्मपाल है श्रीलंका के, उनके जो कंटेम्पररी है एक तरह से, उन्हें उनके बारे में, उन पर ये हमेशा आरोप नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो श्रीलंकन नेशनलिज्म, उन्होंने श्रीलंकन बुद्धिस्ट नेशनलिज्म उन्होंने गठित किया, जो कोसंबी जी सोचते तो शायद कर पाते, लेकिन उन्होंने ये सब रिलीजियस डिवाइड्स, कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म, इन सभी चीजों से खुद को अलिप्त कर जिस तरह का बौद्ध ज्ञान, जिस तरह का मॉडर्न सोशियोलॉजी का ज्ञान उन्होंने पाया है, उसको उन्होंने एक वैश्विक दृष्टिकोण से लोकल स्थानिक अवधारणाओं से मिलाकर उन्होंने लिखित रूप में उसका प्रसार करने का प्रयत्न किया। और मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगे जाके जो राजकीय बौद्ध धर्म का उपयोग करके जो राजकीय जागृति शोषित वंचित समाज में की, और जिससे जो अभिजन वर्ग को जो कुछ संवेदनाएं उनमें जागरूक करने का प्रयास किया, उसका एक पहला उसका जो बेस है वो कोसंबी जी ने तैयार किया है। तो कोसंबी जी अपने समय के एक प्रोडक्ट थे, ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन टाइम, जहां पे उन हर एक उनके बचपन की फेज से उनके देहांत तक हम देखते हैं कि वो कांस्टेंट उनका जो सामाजिक भान है वो हमेशा जागरूक है, और वो सामाजिक भान जागरूक होने की वजह से शायद वो किसी भी एक परंपरा में, हालांकि बुद्धिज्म में वो पूरी तरह से मग्न हुए थे, लेकिन उन्होंने वो भी सेक्टेरियन रिचुअल्स वगैरह वगैरह सभी चीजों से वो एक तरह से उनको वो लिबरल पद्धति से वो लोगों के सामने रखने का उन्होंने प्रयास किया है। वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डेमोक्रेसी जिस तरह से बननी शुरू हुई थी, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये जो डॉगमेटिज्म है, जो वायलेंस, थेफ्ट वगैरह, चोरी और हिंसा पे भरा है, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया है। और ये केवल धर्मानंद जी के ही लेखन में नहीं दिखता, आगे जाके हम देखते हैं कि दामोदर धर्मानंद गोस्वामी जो भारतीय इतिहास परंपरा के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने भी अपना TIFR में जब डीडी गोस्वामी काम करते थे, तो उनकी और उनके परम स्नेही जो होमी बाबा थे उनमें कटुता आ गई थी, क्योंकि डीडी गोस्वामी जी ने भी अपने पिता का ही अनुगमन करते हुए एटॉमिक साइंस जो था उसका विरोध किया था। तो ये सभी जो आधुनिक मूल्य व्यवस्थाएं हैं, उन आधुनिक मूल्य व्यवस्थाओं को खुले नजर से और उनके अपनी कक्षा, उनकी अपनी मर्यादा में जितना हो सके उतना वो लिबरलाइज करके, उतना वो इनफॉर्मल तरीके से वो बौद्ध धर्म का और मानवता का प्रसार करने का काम उन्होंने किया, ऐसे मुझे लगता है। तो कोसंबी जी के बारे में हमें अगर सोचना हो तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो केवल आत्मोन्नति का प्रवास नहीं है। कोसंबी जी खुद के निर्वाण पर बौद्ध धर्म का आचरण उनका रहा भी होगा, लेकिन उनके निर्वाण पर धारणाओं में भी वो खुद का निर्माण होने से ज्यादा उनका जो कटाक्ष था उस समाज में जो जाति व्यवस्था जैसे जो अनिष्ट प्रथाएं थी, उनसे लेकर जो वैश्विक स्तर पर जिस तरह से न्यूक्लियर साइंस वगैरह, इन सभी चीजों का जो विरोध उन्होंने और उनके पुत्र ने भी आगे जाके किया है, वो उन्हें एक विशेष तरीके से एक विशेष मानव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि गांधी जी के साथ रहकर या धर्मपाल जी के साथ रहकर या कई आचार्यों के साथ, कई महान लोगों के साथ रहकर कोसंबी जी ने एक अपना खुद का वर्ल्ड व्यू जो है वो कभी छोड़ा नहीं है। और आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है, हमारे खुद के वर्ल्ड व्यूज क्या है, हम खुद को कैसे पहचाने, हमारी आइडेंटिटीज क्या है। हम जिस तरह से विश्व को देख रहे हैं, हमारा तो लिबरलिज्म है वो भी संकुचित होते जा रहा है, ऐसे भी हमें आजकल दिखाई देने लगा है। तो इन सभी वर्तमान की समस्याओं की तरफ देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि कोसंबी जी का चरित्र एक तरह से दीपस्तंभ की तरह हमारे साथ हमेशा रहेगा।
और जिस तरह से उन्होंने अपने वर्तमान का चारों ओर से अवधारणाएं उन्होंने अनुभवजन्य पद्धति से तैयार की, उसी तरह से आज के समाज को भी ये नितांत आवश्यक है कि सभी विश्व में जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखते हुए आधुनिकता और आज तो उत्तराधुनिक युग है, उन सभी मूल्यों को हम स्थानिक परंपराओं में, स्थानिक समाज व्यवस्थाओं में कैसे उसका अनुपालन करें और उसको कैसे, उन मूल्यों को हम कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ये सभी चीजें कौशाम्बी जी के चरित्र से हमें दिखती है। तो कौशाम्बी जी का जो समय है, समय तो हमेशा बदलता रहता है, समय आगे जाए, लेकिन जो हमारे जो इनहेरेंटली जो हमारी उपजत जो धारणाएं हैं होती है, जैसे सरंजाम फ्यूडलिज्म है, या आज भी हम देखते हैं राष्ट्रवाद का अतिरेक है, धर्मवाद का अतिरेक है। तो कौशाम्बी जैसे लोगों ने जिस तरह से अपने समय की धारणाओं को ग्रहण किया और उसको जिस तरह से दिशा दी, उस तरीके से हमें भी सभीयों को हमें कौशाम्बी जी का आदर्श रखते हुए अपने समय में अवगाहन करके अपने समय के बारे में जो भान है वो जागरूक करना आवश्यक है। इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि कौशाम्बी जी का जो आत्मवृत्त है उस पर उन्होंने खुद ने लिखा है, उनकी जो नाती है उन्होंने लिखा है और कई लोगों ने लिखा है। तो वो सभी जानकर हमें हमारे वर्तमान का विचार करना है। हम कई बार ऐसे होता है कि हम इन महापुरुषों के चरित्रों में ही ज्यादा अटके रहते हैं और हम हमारे वर्तमान को भूलकर केवल मूर्ति पूजा, व्यक्ति पूजा में ही अटक जाते हैं। तो मेरे विचार में समय का ध्यान रखना, ये कौशाम्बी जी से मुझे मिली हुई सबसे बड़ी सीख है। तो यही सीख हम सभी जागरूक रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं सबको नमस्कार कहता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद कहता हूँ और कौशाम्बी जी के प्रेरक स्मृति को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बात रखी और मुझे सबसे अच्छा ये बात कर लगी, किसी पश्चिम महाराष्ट्र में जन्मे और बड़े हुए व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी हिंदी में बात करना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो मराठी में सोचकर हिंदी में नहीं बात कर रहे थे। तो बहुत धारा प्रवाह हिंदी में आपने अपनी बात रखी और जो उद्देश्य था कि 19वीं शताब्दी से लेकर हमारी 21वीं शताब्दी के मानस को जोड़ना, आपने बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हमारे दूसरे वक्ता की तरफ आएंगे जो है डॉक्टर महेश देवकर जी। तो इनके बारे में तो हमने कहा ये बहुत ही जाने माने व्यक्ति है। जो भी पाली से या बुद्धिस्ट स्टडीज से कोई जिस व्यक्ति का परिचय है उस व्यक्ति के लिए देवकर सर ये बिल्कुल जाना माना नाम है। कई सालों से वे पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोफेसर और विभाग प्रमुख कर रहे हैं और इस क्षेत्र में उनका पूरा अध्ययन जो पाली में है या बुद्धिस्ट स्टडी में उन्होंने बहुत सारा अनुसंधान किया है। 3 किताबें लिखी है, 30 के ऊपर रिसर्च पेपर लिखे हैं। वो जगह जगह जाकर उन्होंने भाषण देते हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में उन्हें बुद्धिज्म के बारे में बात करने के लिए बुलाया जाता है। ऐसा बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व है जो आज के संदर्भ में बुद्ध धर्म की अवधारणा क्या है इसके ऊपर बहुत सुलझी हुई समझ रखते हैं और इसलिए हमें लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आज जिस बुद्ध धर्म को हम जानते हैं उस बुद्ध धर्म को हमारे सामने लाने में कौशाम्बी जी का क्या योगदान रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि कौशाम्बी जी उस वक्त काम कर रहे हैं 19वीं-20वीं शताब्दी में जब दुनिया को बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी होने लगी थी। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने पढ़ना शुरू किया था लेकिन वो अपने अपने नजरिए से देख रहे थे और पूरे पश्चिम के नजरिए से, रिलीजन वाले नजरिए से पूर्व की परंपराओं को देखने के कारण उनको कुछ बहुत सारी कमियां थी। और ऐसे वक्त कौशाम्बी जी आते हैं और जो पूरे पौर्वात्य परंपरा से जाकर बुद्ध धर्म को समझते हैं, ऊपर की परिवर्तनों को दूर करके उसके सार को छूते हैं और सबके सामने रखते हैं। और इसके ये जो पूरा उन्होंने काम किया जैसा अभी हेमंत जी ने कहा कि भाई बाबा साहब के कार्य और पृष्ठभूमि तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो कौशाम्बी जी ने किया, उसको खोलकर उसको विस्तार से सबके सामने रखने के लिए मैं
प्रोफेसर देवकर जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर देवकर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम आज आदरणीय धर्मानंद कौसंबी जी की 75वीं पुण्यतिथि है। इस संदर्भ में हम सभी उन्हें नमन करते हैं और जिस विषय के बारे में मुझे बात करनी है उसकी मैं सीधी शुरुआत करता हूं। उसके पहले जो सेवाग्राम स्थित आप सभी जो आयोजक है उनका भी धन्यवाद करता हूं कि इस विषय पर एक चर्चा, और वो सेवाग्राम से शुरू होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कौसंबी जी के बारे में हम जैसे कुछ लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी बात हो रही थी कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अगर अब हम भारत की बात करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो कौसंबी जी और उनके विचारों को और कर्तृत्व को जानते हैं। जो बात एक हेमंत ने कही शुरू में कि कौसंबी जी का जो लेखन है बहुत जो बौद्ध धर्म के संदर्भ में और बाकी भी विषयों के संदर्भ में भारतीय संस्कृति के विषय में उनका जो लेखन है वो एक तो मराठी में या फिर गुजराती में, इन दो भाषाओं में प्रमुखता के साथ हमें दिखता है। और उसके बाद उसके कुछ अनुवाद हुए अन्य भाषाओं में, लेकिन कुछ चुने हुए ग्रंथ जैसे भगवान बुद्ध जैसा ग्रंथ उसी का अनुवाद हुआ, लेकिन बाकी सारा जो साहित्य है वो लगभग अभी मुझे लगता है मीरा कौसंबी जी ने जब उसको एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ धर्मानंद कौसंबी ये किताब लिखी अनुवाद उसका अंग्रेजी अनुवाद करके, तब तक तो शायद लोगों के लिए एक्सेसिबल भी नहीं थी, जो अन्य भाषाएं जानते हैं उनके लिए एक्सेसिबल नहीं थी। और इसी कारण भारत के बाहर भी कौसंबी जी के विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते। बहुत कम विद्वान हैं जो भारतीय भाषाओं को जानते हैं। उन्होंने कौसंबी जी के बारे में लिखा है, अन्यथा उनके विषय में एक तो अज्ञान है। तो इस संदर्भ में हमने एक शुरुआत की है इस परिसंवाद के माध्यम से, तो मुझे लगता है ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। कौसंबी जी के चरित्र पे हम जानते हैं, अभी प्रभु सर ने और हेमंत जी ने भी बातें रखी उनके जीवन क्रम के विषय में, तब बड़ा आश्चर्य होता है उनकी एक बुद्धिमत्ता और विचार प्रवणता कैसी रही होगी। देखिए, उन्होंने 1899 में गृह त्याग किया, फिर वो घूमते रहे संस्कृत पढ़ने के लिए, बनारस गए, वहां से नेपाल गए, और फिर नेपाल में भी जब उन्हें बौद्ध धर्म के विषय में कुछ जानकारी नहीं मिली तब वो बोध गया आए। बोध गया में उनको पता चला अनागारी धर्मपाल जी के विषय में, तब वहां से कलकत्ता गए और कलकत्ते से फिर श्रीलंका गए। ये सारा हमने जब देखा, जो वो श्रीलंका में पहुंचे वो था 1902 के मार्च में वो श्रीलंका गए, और उसके बाद उन्होंने विद्योदय विद्यालय जो था, जिसको विद्योदय परिवेन कहते हैं, वहाँ पे हिक्कड़ुवे श्री सुमंगल जो बौद्ध भिक्षु थे, वहाँ के जो मुख्य आचार्य थे, उनके साथ उन्होंने बौद्ध पाली ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। और वहाँ उनके जो कुछ सहाध्यायी थे, जो उन्होंने प्रमुखता के साथ लिया है, जो थे भिक्षु पय्या रतन, जिन्होंने उन्हें दिमग ग्रंथ दिया और उनके अध्ययन के लिए प्रेरित किया। तो वो 1902 की बात है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1906 में 15 अगस्त को जब नेशनल कॉलेज कलकत्ता में शुरू हुई, तो उस समय वो पाली के अध्यापक बन गए। 4 साल सिर्फ है कि 4 साल के भाषा को और उनके ग्रंथों को इस तरह से समझ लेना कि आप उसको पढ़ा सके, तो ये मेरा अचीवमेंट है अपने आप।
वो संस्कृत के जानकार थे, संस्कृत में अच्छी भली भांति बोल भी पाते थे, तो उसकी उन्हें बड़ी मदद हुई होगी पाली के अध्ययन में। जो उन्होंने अध्ययन किया इन 4 सालों में, कुछ श्रीलंका में, कुछ फिर बाद में जाके बर्मा में, और खुद अपने आप हमने कहा कि क्योंकि जिन आचार्यों के साथ उन्होंने अध्ययन किया वो बहुत कम समय, जो शुंगल सुबंगी के साथ भी वो साथ बर्मा में उपकुमार, जिन्होंने जिन्होंने उनको बौद्ध और भिक्षु है, तो वो नहीं रहा, बहुत रहे, और कुछ में तो साधना में भी रुचि थी। तब बौद्ध धर्म के उनकी जो शुरुआती तो समाधि से ये अपने आध्यात्मिक उन्नति उसकी प्रेरणा, बर्मा में गए तो उस समय सगाई ही जाकर जो है, तो ये उनकी प्रेरणा थी। ग्रहण कर रहे थे ग्रंथों से और विधि से भी। तो और बर्मा, वहां से उन्होंने सारा ग्रहण किया। जब वो वापस लौटे 1905 में, इन 4 सालों के अध्ययन के अंत में, तो 1906 में, जैसे मैंने अभी कहा कि उस समय बंगाल में जो बंगाल का जो बंटवारा होने की बात थी, उस समय उस परिप्रेक्ष्य में नेशनल कॉलेज बनाने की बात कुछ लोगों ने रखी, और उस समय मनमोहन घोष और सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, उनके माध्यम से कोसंबी जी ने पाली विषय को कलकत्ता विद्यापीठ नेशनल कॉलेज में उसमें शामिल करवाया, और वो खुद पहले अध्यापक बने पाली के। वहाँ उन्होंने 2 साल तक पाली का अध्यापन किया, 1906-1907 तक। और फिर आपको परिचित है कि सयाजीराव गायकवाड़ के कहने पर वो फिर महाराष्ट्र में आए, और उन्होंने फिर पाली के अध्ययन और लेखन की जो शुरुआत है वो वहाँ से उनकी होती है। आरजी भंडारकर जी के साथ उनका संपर्क हुआ, और उनके माध्यम से 1909 के आसपास उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में पाली विषय को शामिल करवाया। फिर बाद में जब वो 1910 के समय, जब जेम्स वुड के माध्यम से जब हार्वर्ड गए, और उन्होंने जो शुरू में विशुद्धिमग की आवृत्ति बनाने का काम किया, जो एच.सी. वॉरेन ने जो आधा छोड़ा हुआ था, तो वो लालमन जी के साथ उन्होंने किया। फिर उनके साथ उनके कुछ मतभेद हुए, फिर वो वापस आए 1911 के अंत में। 1912 से लेकर वो 6 साल फर्ग्यूसन कॉलेज में पाली के अध्यापक थे। महाराष्ट्र का एक बड़ा ही भाग्य है कि जो व्यक्ति कलकत्ता में प्राध्यापक थे, 250 रुपये महीने की रहे थे, वो सिर्फ सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जो है, उनकी कहने पर 50 रुपये की स्कॉलरशिप के ऊपर महाराष्ट्र में आए, और उन्होंने ये बात मान ली कि मैं जो है वो हर साल बड़ौदा संस्थान के लिए एक ग्रंथ लिखूंगा बौद्ध धर्म के संदर्भ में। देखिए, ये जो है कौसंबी जी की, कि जैसे अपनी मैं खुद बौद्ध धर्म का, और जो मेरे महाराष्ट्रीय भाई बहन हैं उनके उनमें मैं उसका प्रसार करूंगा। और इसलिए जानबूझकर मराठी और गुजराती में लिखना पसंद किया। उनका जो पहला ग्रंथ हम जिसे कह सकते हैं
बौद्ध धर्म के संदर्भ में वो बौद्ध धर्म और स्थानीय संघ, ये उनके जो 3 जो व्याख्यान थे जो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जी ने ही ऑर्गेनाइज करवाए थे। तो जो है वो बाद में गया और उनकी पहली कृति हम कह सकते हैं। इसी बीच अपने स्वयं के अध्ययन में बेला उनकी बड़ी से ये काम उन्होंने जो का और अध्ययन का जो शुरू का काम वो निरंतर लेकर उनकी जो आखिरी कहते हैं कि जो नाटक उनके आखिरी तो 1940 के अंत में इस 1940 जो प्रकाशित हुई, लगभग 35-36 सालों का उनका जो सर जी आवाज बरोबर नहीं आ रहा है। ठीक से नहीं आ रही? नहीं, अटक रहा है। हो सकता है सर तुम्ही ऑडिओ तुमचा जो आहे तो असू द्या, फक्त व्हिडिओ बंद करा. हा सर, आता बोलून बघा. हा आता हा येतोय सर. बरं एक थांब मी ओके. Alert, 2 people have joined the meeting. हॅलो, आता ऐकायला येतंय का? हो येस सर. ओके. सॉरी, तब मैं ये कह रहा था कि कौसम्बी जी का जो अध्ययन था वो एक 45 साल का हम देखते हैं कि उनका जो करियर है उसमें उन्होंने 1910 से लेकर 1946 तक अलग अलग ग्रंथों का लेखन किया, जिसमें मैंने बात की पहले उन्होंने 3 जो भाषण जो हमें आज किताब के रूप में मिलते हैं, उसके बाद 1914 में उन्होंने बुद्ध के चरित्र से लेकर जो ग्रंथ लिखा, बौद्ध लीला सार संग्रह उसका नाम है, उसमें उन्हें बुद्ध के चरित्र के ऊपर बड़ा ही मार्मिक और शोधपूर्ण लेखन किया है। कौसम्बी जी बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे और साधक भी थे, लेकिन एक संशोधक के रूप में उनकी जो क्या कह सकते हैं, उनका जो एक योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से संशोधन होना चाहिए, जिस तरह से किसी भी विषय का संशोधन किया जाता है, वो एक संशोधन पद्धति होती है। और अभी शेमन जी ने कहा कि वो उनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी कौसम्बी जी के विषय में हम ये देखते हैं कि जो संशोधन पद्धति उन्होंने अपनाई थी, वो संशोधन पद्धति जो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं उनके पास भी आपको नहीं दिखेगी। इस तरह की संशोधन पद्धति के साथ वो अपना कार्य करते थे। तो बुद्ध के चरित्र का जब अध्ययन किया, तब हम ये देखते हैं कि बुद्ध के चरित्र में जो भी बातें उन्हें ऐसी लगी कि जो बुद्ध का दैवतीकरण करने वाली थी, क्योंकि आपको ये पता है कि जब तक जो पुरातात्विक संशोधन नहीं हुए थे, तब तक शुरू में तो जो पाश्चात्य विद्वान थे उनकी ये धारणा थी कि बुद्ध कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वो एक लीजेंड है। तो सेनाट जैसे विद्वान जो बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में बड़े विद्वान थे, उनका ये कहना था कि बुद्ध जो है वो ऐतिहासिक नहीं है। लेकिन जब
अशोक के शिलालेखों का पता चला, जब वो लुम्बिनी वाला जो स्तंभ है उसकी जब खोज हुई, तब ये बात सिद्ध हुई कि बुद्ध जो है वो ऐतिहासिक व्यक्ति है। और ये अब बात देखते हैं कि धर्मानंद कौसम्बी की जो पूरी मतलब भगवान बुद्ध के चरित्र के और देखने की उनकी जो दृष्टि है, वो बुद्ध को एक मानव के रूप में उसको उनको पेश करती है। और बुद्ध चरित्र में जितनी भी ऐसी चीजें थी जो जिसमें जितने भी सारे मिथक थे, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से लेजेंडरी अकाउंट से, बुद्ध का जो दैवतीकरण जो परंपरा में हमें दिखता है, उन सारी बातों को दूर हटाते हैं। और वो दैवतीकरण सिर्फ हम ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ वो महायान परंपरा में है, लेकिन वो थेरवाद परंपरा में भी हम देखते हैं कि आगे जाके बुद्ध के को जो है वो एक सुपर ह्यूमन के रूप में पेश किया जाता है। और उनके साथ साथ उनके चरित्र में बहुत सारी ऐसी चीजें आई है जो चमत्कृतिपूर्ण लगती है। तो इन सारी बातों को कौसम्बी जी ने एक अलग तरीके से उन्होंने देखा, और वो देखने का उनका जो आधार था वो एक बड़ी सशक्त जो संशोधन पद्धति है। कौसम्बी जी ने पाली ग्रंथों का अध्ययन किया और पाली अट्ठकथाओं का अध्ययन किया, जो भाष्य ग्रंथ है त्रिपिटक के। और उनका अध्ययन करते हुए उन्होंने ये देखा कि कहाँ कहाँ आपको इन ग्रंथों में जो बातें कही गई उनमें कहाँ कहाँ अंतर विरोध दिखता है। तो ऐसी बातों को उन्होंने उनकी चिकित्सा की कि इसमें क्या ऐतिहासिक हो सकता है। फिर उन्होंने ये बात की कि वो तो संस्कृत के भी विद्वान थे और पाली के भी विद्वान थे, तो जो बौद्ध ग्रंथ जो पाली में है, संस्कृत में है, उनका एक तरह से उन्होंने तौलनिक अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। उससे फिर उन्होंने जो त्रिपिटक में जो बातें हैं कि जो सबसे पुरानी है, क्योंकि आप लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा कि जो पाली त्रिपिटक है, जो बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, वो भी एक समय पर उसकी निर्मित नहीं हुई। कौसम्बी जी ये दिखाते हैं हमें कि किस तरह से जो पाली त्रिपिटक की निर्मित है वो अलग अलग कालखंडों में हुई है। और भगवान बुद्ध से के समय से लेकर सम्राट अशोक और उसके परवर्ती समय में भी त्रिपिटक में नई नई चीजें जुड़ती गई। तो धर्मानंद कौसम्बी एक तरह से ये ग्रांथिक चिकित्सा की जो पद्धति है, ग्रंथ चिकित्सा पद्धति, उसको अपनाते हुए मूल ग्रंथ क्या हो सकता है, मूल बुद्ध वचन क्या हो सकते हैं, उनके तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उनके माध्यम से बुद्ध का एक मानवीय चरित्र वो सामने लाते हैं। अच्छा, दूसरी उनकी जो एक दृष्टि है वो ये है कि वो बुद्ध के चरित्र से सारे मिथकों को दूर हटाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक इतिहास संशोधक मानते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे इस अध्ययन से उस समय की मैं बुद्ध का चरित्र और बुद्ध के उस समय का जो इतिहास है वो वास्तविक रूप में वाचकों के सामने आ पाएगा। तो ये उनकी दृष्टि थी उनके संशोधन के पीछे। तब वो जब ये देखते हैं कि जो मिथक है, वो उनका कहना है कि जो मिथक है, जो बाकी कुछ महायान ग्रंथ है जैसे ललित विस्तर है या पाली ग्रंथों में पाया जाने वाला जो एक महापदान सूत्र है, उसके माध्यम से किस तरह से बुद्ध के चरित्र में बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ी गई जो मूलतः बुद्ध के चरित्र का हिस्सा नहीं थी, जो हमें बाकी ग्रंथों के अध्ययन से दिखता है। जैसे ये हमें बात पता है कि सिद्धार्थ गौतम के चरित्र में ये बात बताई जाती है कि उनके पिता ने उनके लिए 3 प्रासाद बनवाए थे अलग अलग ऋतुओं के लिए। तो कौसम्बी जी ये साफ साफ कहते हैं कि देखिए ये 3 प्रासादों वाली बात जो है वो मिथक है और वो महापदान सूत्र से बुद्ध के चरित्र में जोड़ा गया है। फिर वो कहते हैं कि जैसे हम ये मानते हैं कि जो शुद्धोधन थे वो राजा थे और जो सिद्धार्थ गौतम उनके राजकुमार थे, तो वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि शाक्यों का जनपद था और वो गणराज्य था, इसलिए वहाँ की जो संसद है, उस संसद के जितने भी सारे सदस्य थे उनको राजा कहते हैं। तो आज हम जिस संदर्भ में राजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से उसको समझते हैं एक मोनार्क के रूप में, वो अर्थ वहां पे नहीं है। तो शुद्धोधन जो थे वो एक बड़े सिर्फ कृषक थे, बड़े उनकी खेती थी, तो एक तरह से बड़े आप उनको जमींदार कह सकते हैं, लेकिन वो उस अर्थ में राजा नहीं थे जिस अर्थ में हम आज उनको राजा कहते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं जो बुद्ध के चरित्र से कौसम्बी दूर हटाते हैं। फिर वो कभी कभी ये भी करते हैं, उनकी जो ये भी पद्धति हम देखते हैं कि जो बुद्ध के चरित्र के साथ जो मिथक जुड़े हुए, उन मिथकों का भी वो एक अलग तरीके से उसका एक अर्थ, जो मानस शास्त्रीय दृष्टि से उसका एक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बुद्ध के चरित्र में हम देखते हैं कि
उनके जन्म के बारे में अगर कुछ बातें हैं या उनके बारे में की गई जो भविष्यवाणियां हैं कि ये बेटा जो है आगे जाके बुद्ध बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इस तरह के जो भविष्यवाणियां उन्हें भी वो नकारते हैं और वो कहते हैं कि ये मिथक है, ये जो बाद में जाके बुद्ध के चरित्र के साथ जोड़े गए हैं। फिर दूसरे जैसे मिथक है, जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध और मार के बीच में की युद्ध की बात जो चरित्र में आती है कि बोधि प्राप्ति से की पहली की पूर्व की जो रात थी, उस रात में सिद्धार्थ गौतम की मार के साथ और मार की सेना के साथ लड़ाई हुई। आप अगर अजंता एलोरा जैसे बौद्ध स्थलों में जाएंगे तो आपको इसके चित्रण भी दिखते हैं कला में, बौद्ध कला में। और ये बड़े ही प्रसिद्ध प्रसंग हैं जो बौद्ध काव्यों में, जैसे अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में या निदान कथा में इनका बड़ा वर्णन मिलता है। तो कौसंबी जी कहते हैं कि मार है जो कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये अगर मार की आप संकल्पना देखें तो मार ये बुद्ध के अपने मन की लड़ाई है। अपने मन में ही जब वो अपनी बुराइयों के साथ लड़ रहे थे, तो उसी लड़ाई को जो है वो एक तरह से वो मार के युद्ध के रूप में चरित्रकारों ने रखा है। उसी तरह से एक बड़ा योगदान जो कौसंबी जी का मैं कहूँगा कि बुद्ध की जो उनका जो अभिनिष्क्रमण है, गृह त्याग है, उस गृह त्याग को लेकर कौसंबी जी ने सर्वप्रथम कुछ बातें नए तरीके से रखी। हमें जो पता है बुद्ध के चरित्र में कि ये माना जाता है और इसको पाली परंपरा भी और जो बहुत संस्कृत जो ग्रंथों की परंपरा है वो भी उसे कहती है कि सिद्धार्थ गौतम को अपने उनके पिता ने राजप्रासाद में रखा था और उनसे किसी भी दुख का कोई संपर्क न हो, इस तरह से वो खबर जो है वो उन्होंने व्यवस्था की थी। लेकिन एक दिन जब वो सिद्धार्थ गौतम जो है वो अपने सारथी के साथ जब निकले उद्यान जाने के लिए, तब बीच रास्ते में उन्हें एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति से उनकी रास्ते में वो देखते हैं वो दृश्य। और उसके बाद वो उद्यान के पास एक सन्यासी को भी देखते हैं कि जो बढ़ाई मुक्ति का आनंद ले रहा है, अनुभव कर रहा है। तो ये चार दृश्य देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे गृह त्याग करना चाहिए। और फिर दुख से मुक्ति पाने के लिए एक रात वो चुपचाप अपने सारथी और घोड़े के साथ उन्होंने अपने महल को त्यागा और वो फिर जंगलों में चले गए। इस तरह की जो एक प्रसिद्ध जो कहानी है उसे कौसंबी जी जो है वो चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति की उम्र तब 29 साल की है, तब ये कैसा संभव है कि उसने कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं देखा या किसी को मौत नहीं देखी। अभी इसमें बहुत लोग इस तरह से भी तर्क देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम लोग भी मौत तो हमेशा देखते हैं, लेकिन कोई मौत ऐसी होती है कि जो हमें अंदर से हिला देती है और फिर हम कुछ निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कौसंबी जी जो है इन बातों को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी कैसे संभव है जब खुद सिद्धार्थ गौतम के चाचा जब वो जैन साधक थे, तो ये कैसे संभव है कि उन्होंने कभी परिव्राजक को नहीं देखा था, किसी सन्यासी को नहीं देखा था। तो उनका ये कहना है कि बुद्ध के जो गृह त्याग है उसको अलग तरह से समझना होगा। और वो फिर ये कहते हैं कि पाली ग्रंथों में ही पाए जाने वाले जो दूसरे वर्णन हैं जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है, तो जैसे मध्यम ने कहा है कि पासरासी सूत्र में वर्णन मिलता है कि बुद्ध जो है वो उनके मन में जो अपना एक संघर्ष चलता है, वो ये कहते हैं कि मैं खुद जो है वो व्याधि जरा मृत्यु से मैं पीड़ित हूँ और मैं ऐसी ही चीजों से आनंद की खोज कर रहा हूँ कि जो खुद व्याधि जरा मरण से व्याप्त है, तो मुझे ये सुख मिलना असंभव है। फिर एक अत्तदंड सूत्र आता है सुत्त निपात में, उसकी अट्ठकथा में वो ये बात आती है और अत्तदंड सूत्र में भी ये बात आती है कि उन्होंने देखा कि मैंने जब देखा कि दो तरफ के लोग एक दूसरे के सामने हथियार लेके खड़े हैं युद्ध के लिए, तब मुझे ये लगा कि मुझे गृह त्याग करना चाहिए। तो ये सारे जो संदर्भ है वो इकट्ठा करते हुए कौसंबी जी अपने भगवान बुद्ध और बाद में जो उन्होंने नाटक लिखा बोधिसत्व नाटक, उनमें वो उस प्रसंग को बड़ी ही विस्तार के साथ उसका वर्णन करते हैं। और ये वो कहते हैं कि बुद्ध का जो गृह त्याग है वो व्यक्तिगत
रूप में के व्यक्तिगत दुख के अंत के लिए नहीं था, और ये 4 दृश्यों को देख के वो नहीं हुआ। तो उनके जो गृहत्या का कारण है उसमें रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे पर जो संघर्ष था शाक्यों और कोलियों में, वो एक सामाजिक कारण था। और उसके साथ साथ उनके मन में जो चलने वाला जो संघर्ष था, वो संघर्ष, ये सारी चीजें मिलकर, और उन्होंने जब ये देखा कि गृहस्थ जीवन की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, तो ये सारी बातों को जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने जाके आगे गृह त्याग किया। इस बात को मैं इसलिए ज्यादा महत्व देता हूँ क्योंकि आगे जाके आप देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्धानी धम्म की का लेखन किया, तब यही जो गृह त्याग की जो कारण मीमांसा है वो उन्होंने भी अपनाई। तो और बाबा साहब अम्बेडकर का जो आप वहाँ एक जो बुद्ध चरित्र का जो लेखन देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत जगह पर ऐसे दिखेगा कि वहाँ कौसम्बी जी की जो एक मीमांसा है, कारण मीमांसा है, वो उन्होंने अपनाई है। बाबा साहब का खैर अपना एक अलग नजरिया है और बुद्ध चरित्र को कहने का, उसके बाद बात कभी बाद में करेंगे। लेकिन कौसम्बी जी का ये जो एक विचार था कि बुद्ध का गृह त्याग ये सिर्फ व्यक्तिगत दुख के अंत के लिए नहीं था, तो उसका एक सामाजिक कारण है। और बुद्ध की जो सारी आगे की जो साधना है, उनका आगे का जो सारा सफर है और उनकी जो शिक्षा है, उसे हमें सिर्फ एक व्यक्तिगत मुक्ति के रूप में न देखते हुए सामाजिक संघर्ष से जो उत्पन्न होने वाला जो दुख है, तो सामाजिक संघर्ष के उपाय के रूप में उसको हमें देखना चाहिए। और कौसम्बी जी ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह से बुद्ध के गृह त्याग को नहीं देखेंगे, तब तक आप बुद्ध की जो सारी आगे जाके जो शिक्षा है, जो खुद अपनी बोधि प्राप्ति के बाद भी जो 45 साल उन्होंने जो भ्रमण किया, वो तब तक उसको आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप बुद्ध के गृह त्याग का ये सामाजिक कारण जो है वो समझेंगे। तो जैसे हेमंत जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि कौसम्बी जी का जो गृह त्याग है, वो कौसम्बी जी का जो पूरा जीवन है, जो उनका दर्शन है, वो दर्शन एक तरह से वो एक सामाजिकता को लेकर आगे बढ़ता है, न कि व्यक्तिगत मुक्ति के लिए वो आगे बढ़ता है। तो ये हमें बात देखनी बहुत जरूरी होगी। आगे चल के हम देखते हैं कि दूसरी जो एक बात कौसम्बी जी ने की बौद्ध धर्म के संदर्भ में, जिसे समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वो बात ये है कि कौसम्बी जी बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों की जो स्थान है, स्त्री भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की बात है, उसकी चर्चा करते हैं। और उस समय बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो भी लोगों की गलतफहमियां थी, जो भी जो कुछ गलत धारणाएं थी, उसका वो प्रतिवाद करते हैं। उसमें खास करके हम देख सकते हैं कि वो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो एक तो ये मानते थे, जिसमें फिर स्वामी विवेकानंद जी हैं या आगे चलिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे लोग हैं, कि जो ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो बुद्ध जो है वो हिंदू परंपरा में पैदा हुए और वो हिंदू रिफॉर्मर थे। उपनिषदों की वो की जो विचारधारा थी उसको वो आगे बढ़ाने वाले थे। तो कौसम्बी जी इसका विरोध करते हैं। कौसम्बी जी ये साफ साफ दिखाते हैं कि किस तरह से उपनिषदों को आप बुद्ध से पूर्ववर्ती नहीं मान सकते। ये एक बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो लोग ये कहते थे कि बुद्ध की अहिंसा के कारण जो है भारत गुलामी में आ गया और उसका जो तेज था, क्षात्र तेज था, वो खत्म हो गया। कौसम्बी जी उसकी भी भली भांति उसका प्रतिवाद करते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से बौद्ध धर्म के विनाश के बाद भारत की गुलामी जो है वो बौद्ध धर्म के यहाँ से चले जाने के बाद तैयार हुई है। और ये वो कहते हैं बड़ी मार्मिकता के साथ कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए तब तो राजपूत मराठे जो सारे लोग थे जिनका किसी का भी अहिंसा के ऊपर विश्वास नहीं था, ऐसे लोग शासन में थे, फिर भी अंग्रेज यहाँ पर आ गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि बौद्ध धर्म के कारण जो है उसकी अहिंसा के कारण भारत को गुलामी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के प्रति जो गलतफहमियां थी उनका प्रतिवाद करते हैं। शरद चंद्र दास जैसे विद्वान ये जब कहते थे कि बुद्ध की स्त्रियों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था
थोड़ा संकुचित था, तो उसका भी वो प्रतिवाद करते हैं और ये दिखाते हैं साधारण कि किस तरह से बुद्ध जो है वो स्त्रियों के प्रति उनका आदर था, और स्त्रियों जो जो कुछ भी नियम उन्होंने अगर स्त्रियों के लिए अलग से बनवाए, वो किस तरह से उस काल की जो परिस्थितियां थी उनके कारण और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियम थे। उसमें कहीं भी स्त्रियों को नीचा दिखाने का बुद्ध का मंतव्य नहीं था। तो ऐसी बातें कोसंबी जी सामने लाते हैं। तो कोसंबी जी का ये सारा जो बौद्ध धर्म से के लेकर उनकी जो दृष्टि है, इस तरह से आप देखते हैं कि एक तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टि से वो बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसको एक सामाजिक विचारधारा के रूप में वो पेश करते हैं। और उनका एक जो ग्रंथ है जिसकी मैं खास करके यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा अंत में, वो हिंदी संस्कृति और अहिंसा, हिंदी संस्कृति आणि अहिंसा हा त्यांचा जो ग्रंथ है, तो जो 1935 में उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोसंबी जी बौद्ध धर्म को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसको ले, बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसको एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। जो बुद्ध की शिक्षा है, जो पारंपरिक ग्रंथों में जिन्हें एक वैयक्तिक रूप में जिनका विश्लेषण किया गया है, जैसे भगवान बुद्ध की जो 4 आर्य सत्यों की शिक्षा है, तो हम ये देखते हैं कि दुख है, व्यक्ति को दुख है, और व्यक्ति का दुख जो है वो क्या है, तो जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों से होने वाला वियोग दुख है। इस तरह की जो एक वैयक्तिक दुख की बात उसमें हमें दिखती है, उसका एक सार्वजनीन स्वरूप कोसंबी जी प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध ने दुख की व्याख्या ऐसी की है कि जो हर एक मानव मात्र को लागू है। तो इस माध्यम से बुद्ध ये दिखाना चाहते हैं कि हम सभी लोग जो है, जो सभी मानव है, एक समान धरातल पे है, क्योंकि हमारे सभी एक मानव के रूप में हमारे दुख जो है वो समान है। तो जब उनकी ये धारणा थी, जब हमें दुख की समानता का ज्ञान होगा तब हम एक दूसरे के प्रति करुणा रखेंगे, मैत्री रख पाएंगे और एक दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश कर पाएंगे। जब वो दुख के कारणों की बात करते हैं तब हमें पता है कि बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि तृष्णा दुख का कारण है। अभी इस बात को इस तरह से पारंपरिक रूप में रखा जाता है कि जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत तृष्णा है वो उसके दुख का कारण बनती है, उसके बंधन का और उसके मुक्ति का कारण बनती है। लेकिन कोसंबी जी इसे बड़े व्यापक दृष्टि पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि वो व्यक्तिगत सिर्फ तृष्णा की बात नहीं है। जब हमारी तृष्णा बढ़ती है तो सिर्फ हमें ही दुख नहीं होता, तो हमारे उस तृष्णा के जो शिकार होते हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो उन्हें भी उसे दुख पहुंचता है। कोसंबी जी अपनी हिंदी संस्कृति और अहिंसा इस ग्रंथ में व्यक्तिगत तृष्णा और संगठित तृष्णा, कलेक्टिव जो क्रेविंग है उसकी बात करते हैं, और फिर राष्ट्रीय तृष्णा, नेशनलिज्म की, वो नेशनलिस्ट क्रेविंग की बात करते हैं। तो जिस परिप्रेक्ष्य में वो लिख रहे थे, 1935 का काल है, आपको पता है एक महायुद्ध हो चुका है, दूसरे महायुद्ध की हम देखते हैं कि उसके पड़घम सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे काल में कोसंबी जी इसको लिख रहे हैं, तो वो ये दिखाते हैं, जैसे हेमंत ने कहा कि ऐसे काल में कोसंबी जी थे जब कॉलोनियलिज्म एक अपने चरम पे था और राष्ट्रवाद भी अपने चरम पे था। तो इसके चलते हुए वो बहुत जो दर्शन है उसको वो उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो ये कहते हैं कि जब भी जो व्यक्ति का अपनी जो तृष्णा है, जब वो व्यापक बन जाती है, एक संगठित रूप धारण कर लेती है, जैसे वो कहते हैं कि जैसे बहुत संघ है, तो बहुत संघ के रूप में जब उसकी अपनी एक तृष्णा, एक पोजीशन की जो है ना, अपनी मिल्कियत की जो एक तृष्णा जब बढ़ती है, तो उसके बाद साथ साथ भी जो है कि हम देखते हैं कि बहुत संघ के पास फिर वो जमीन आ गई, नौकर चाकर आ गए और एक गुलाम उसके साथ आ गए। तो ये सारी जो परिस्थितियां उन्होंने जो देखी श्रीलंका में, बर्मा में उस समय, तो धर्म जब एक संगठित रूप में एक संस्थात्मक रूप जब धारण कर लेता है, तो उसमें किस तरह से अगर वहां पे अगर तृष्णा आ जाए तो वो किस तरह से व्यक्ति के एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है। और फिर वो आगे जाके ये देखते कि जब वो ये कहते, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कोसंबी जी, वो बोलते कि तृष्णा जब व्यक्तिगत होती है तब वो एकदम बड़ी साफ साफ हमें दिखाई देती है कि वो बड़ी घिनौनी है।
लेकिन जब वो संगठित रूप धारण कर लेती है तो वो थोड़ी सी अपना रूप बदल के वो हमें अच्छी दिखने लगती है। तो वो कहते हैं कि जैसे जब वो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ जाती है तृष्णा, तो वो दिखाते हैं कि जिस तरह से कॉलोनियल पावर्स जो थी, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, उन्होंने किस तरह से एशिया और अफ्रीका के देशों में लूट मार की और जो सारी संपत्ति वहां से ग्रहण की, वहां पे जो ज्यादतियां की। तो वो कहते हैं कि वो उस समय की ये तृष्णा थी इन देशों की, जो राष्ट्रीय तृष्णा थी, और जब राष्ट्रीय तृष्णा हो जाती है तब वो जायज हो जाती है। वो तृष्णा को जो अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनकी तृष्णा को जायज माना जाता है। कोसंबी जी एक बड़ा मार्मिक विधान करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो तृष्णा है, राष्ट्रीय तृष्णा जो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ती है, वो तृष्णा एक तरह से एक वेश्या की तरह है, जो अपने अपने रूप को बदल कर एक जवान लड़की का रूप लेके जैसे दूसरों को ठगती है, वैसे ये तृष्णा जो है जब वो राष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है तब हमें वो ठगती है। कार्ल मार्क्स का जो प्रसिद्ध विधान है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो कोसंबी जी कहते हैं अगर धर्म जो है वो अगर ओपियम है तो राष्ट्रवाद को आपको शराब कहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद से लोग इतने मस्त हो जाते हैं कि वो अच्छे बुरे का विवेक उनका खो जाता है और उसमें सारी चीजें जायज हो जाती है। तो ऐसे राष्ट्रवाद का उन्होंने कड़ा विरोध किया, जो अभी हेमंत ने जो बात की। और ये जो उनका ग्रंथ है हिंदी संस्कृति और अहिंसा, यहाँ पे आपको ये बातें सारी बड़ी साफ साफ उन्होंने कही है। इसी संदर्भ में हम सेवाग्राम के साथ जुड़कर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसी ग्रंथ के जो उनका जो चौथा प्रकरण है सत्याग्रह, उस सत्याग्रह प्रकरण में कोसंबी 5वां प्रकरण है, उसमें ये कोसंबी जी ये कहते हैं कि वहां पे जो गांधी जी के साथ वो उनका ये है कि सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा ये दो उसके मूल तत्व है, लेकिन इस सत्याग्रह से हम लोग किस तरह का स्वराज लाना चाहते हैं, अगर इसकी हमें चर्चा करनी होगी तो हमें बुद्ध और महावीर के अपरिग्रह के सिद्धांत की तरफ जाना होगा, क्योंकि जब तक ये अपरिग्रह नहीं होगा, जब तक लोग अपरिग्रह नहीं छोड़ेंगे, तब तक सत्याग्रह से हम स्वराज तक नहीं जा सकते। तो इन बातों को कोसंबी जी ने रखा है। तो कोसंबी जी आज के परिप्रेक्ष्य में, उस समय के परिप्रेक्ष्य में, उस वर्तमान में बौद्ध और जो जैन धर्म से जो उन्हें तत्व मिले थे, जो सीख उन्होंने ली थी, उसका वो उपयोजन, उसका एक एप्लीकेशन वो कर रहे थे एक तरह से। और आप सभी को पता है कि 1937 में कोसंबी जी ने खुद मजदूरों में और दलितों में उनका विश्वास था कि अगर मजदूरों में और दलितों में अगर हम बौद्ध धर्म का प्रसार करेंगे तो उनके माध्यम से उनका जो जीवन है उसमें कुछ सुधार आ पाएगा, क्योंकि जो समानता है और वो जो है वो हम ला पाएंगे समाज में, और श्रमजीवी और दलितों का हम उद्धार कर पाएंगे। इस तरह की दृष्टि से उन्होंने 1937 में वो बहुजन विहार उन्होंने शुरू किया। तो एक तरह से हम देखें कि जो पूरा दर्शन है कोसंबी जी का बौद्ध धर्म को लेकर, कि जिस तरह से वो बौद्ध धर्म को देखते हैं और उसका एप्लीकेशन, उसको किस तरह से आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं, तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने आगे जाके जो काम और आगे बढ़ाया, उसकी नींव एक तरह से कोसंबी जी के काम ने रखी है, क्योंकि उन्होंने ये वो दृष्टि दी कि किस तरह से हमें बौद्ध जो विचार है, बौद्ध जो तत्वज्ञान है, उसको एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और उसको उसके आधार पर हम जो है वो केवल व्यक्तिगत ही नहीं तो सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं के समझने में उसकी मदद हो सकती है, और उसका उपाय भी उससे कुछ निकल सकता है। कोसंबी जी के व्यक्तित्व का एक पहलू कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोसंबी जी भले ही बौद्ध धर्म के प्रशंसक थे और बुद्ध के प्रति उनके मन में बहुत आदर था, लेकिन उसी समय वो उन सारी परंपराओं के विषय में बड़े क्रिटिकल भी थे। तो बुद्धिज्म के संदर्भ में भी वो बड़े क्रिटिकल थे। जैसे हमने ये देखा कि बौद्ध जो ग्रंथ थे या जो परंपराएं थी, उन्होंने उन परंपराओं को या उन ग्रंथों को उन्होंने पूरी तरह से इस तरह से स्वीकार नहीं किया, उनकी चिकित्सा की और फिर ही उन्होंने उसका स्वीकार किया। हम देखते हैं कि 1910-11 के बाद जब उनका मार्क्सिज्म सोशलिज्म के साथ उनका परिचय हुआ, उनके प्रति उनका बड़ा लगाव था। जब वो रशिया गए तब वो बड़े प्रभावित भी हुए, वहाँ जिस तरह का माहौल था और
स्त्रियों को जिस तरह के अधिकार थे, अपरिग्रह की जो धारणा की हमने बात की, तो वो अपरिग्रह को की जो भावना को देखते हुए बड़े प्रभावित हुए थे और वो चाहते थे कि अगर भारत में स्वराज आना है तो उसे अपरिग्रह के रास्ते पे से जाना होगा। तो लेकिन उसी समय जब हिंसा की बात आती है तब वो उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो मार्क्स का जो एक तरह से उनकी जो विचारधारा थी वो यूरोपीय विचारधारा में बनी हुई थी। तो यूरोप में जैसे है कि उनको लगा था कि सारा संघर्ष है और युद्ध के बिना कुछ उसका हल नहीं हो सकता। तो अगर श्रमजीवियों का अगर उनको अगर मुक्ति पानी होगी तो उन्हें जो कैपिटलिस्ट है उनको खत्म करके ही वो हो सकता है। तो ये जो विचारधारा थी और जिसके कारण मार्क्स ने हिंसा का भी जो समर्थन किया एक तरह से, तो उसका विरोध कोसंबी जी ने किया। तो उनका मतलब किसी विचारधारा के प्रति उनका जो प्रेम था वो अंधानुकरण नहीं था, वो बड़े चिकित्सक थे उस विषय में। महात्मा गांधी जी के प्रति उनका बड़ा आदर था, लेकिन गांधी जी के कुछ विचारों के प्रति उनका जो विरोध था वो भी उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा। जैसे मैंने भी ये सत्याग्रह की बात की, उन्होंने उस लेख में कहा है कि गांधी जी जो है वो सत्याग्रह के बाद जब लोगों के साथ ले जाते हैं, लेकिन वो स्वराज के बारे में उनको वो दिशा नहीं दे पाते जो देनी चाहिए, और उसकी फिर वो चिकित्सा करते हैं। तो कौसंबी जी एक तरह से ऐसे विद्वान थे कि जो स्वयं प्रज्ञ थे और अपनी प्रज्ञा के साथ, अपने बुद्धि प्रामाण्य के साथ और मानवीय दृष्टिकोण से वो सारी चीजों को देखते थे कि उनके प्रति सिर्फ एक कोई धर्म, एक कोई विचारधारा, उसके प्रति निष्ठा उनकी नहीं थी। उनकी निष्ठा जो है वो मानवता के प्रति थी, और उसी निष्ठा के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म हो या समाजवाद हो या गांधीवाद हो, उनको देखा। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि कौसंबी जी का जो चरित्र है, तो कोई भी चीज उन्होंने बांध कर नहीं रख पाई। जैसे हेमंत जी ने उल्लेख किया कि उन्होंने वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी के साथ उनके शिखा सूत्र को छोड़ा भी, और जब जरूरत पड़ी तो फिर से पहन भी लिया। उसी तरह से उन्हें जब ये पता चला कि वो भिक्षु के तौर पर उनका भारत में जीना मुश्किल है, तो जिस सहजता के साथ वो भिक्षु बने थे, उसी सहजता के साथ उन्होंने भिक्षुत्व का त्याग भी किया 1905 में और गृहस्थ का जीवन अपनाया। उसके बाद जो जो विचारधाराएं उनकी जुड़ती रही, तो बुद्ध धर्म का एक बड़ा आधार था, एक जो बड़ा जो आधार है वो बौद्ध विचारों का आधार है। और बाद में इसी को लेते जब हेमंत ने बात की, उन्होंने प्रायोपवेशन की बात की, उसको उन्होंने अपनाया। तो जो अपरिग्रह का जो तत्व था पार्श्वनाथ के धर्म का जो चातुर्याम है, उसके प्रति भी उन्हें आकर्षण था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो बहुत अलग नहीं है जो बहुत सारी चीज़ों के विषय बारे में, और ये हम सभी लोग अभ्यासक उसको भली भांति जानते हैं। तो इसलिए ये कुछ जैन तत्व जो थे उनको अपनाने में भी उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। तो बड़ी सहजता के साथ जैसा समय आता गया, जो उनको उस समय सही लगता गया, जो मानवता के प्रति जो निष्ठा थी उनकी, उसके आधार पर वो निर्णय लेते गए और अपना जीवन जीते गए अंत तक। और अंत में भी जब उन्हें महात्मा जी ने खुद कहा था कि आप प्रायोपवेशन का रास्ता छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना और प्रायोपवेशन करके आज 4 जून 1947 में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो ये जो कौसंबी जी का सारा चरित्र है हमें बड़ी प्रेरणा देता है, और आज के ज़माने में इस तरह से अपनी बात के प्रति जो है वो निष्ठा, मानवता के प्रति जो निष्ठा रखना है, वो बात हमें कुछ वो सिखा जाता है। और आज इसकी सही में बहुत ज़रूरत है। और जो बौद्ध धर्म का अध्ययन जिस तरह से उन्होंने किया, वो कहते हैं कि मेरे कुछ डिटेल्स गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरी संशोधन पद्धति गलत नहीं है, ये मुझे विश्वास है। तो ये जो विश्वास उस व्यक्ति में था, तो उसी के चलते वो उन्होंने बौद्ध धर्म के अध्ययन में एक अपना बड़ा ही योगदान दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे वेबिनार के माध्यम से और जो अभी अंग्रेजी में अनुवाद प्राप्त हुए हैं उनके कुछ लेखन के, उसके माध्यम से और भी लोग इसके विषय में जान पाएंगे। आज भी ये ज़रूरत है कि कौसंबी जी के लेखन के अनुवाद हो अलग अलग भारतीय भाषाओं में, ताकि उनकी जो सोच है वो लोगों तक पहुँचे। और वही उनकी इच्छा भी थी कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे और भारतीयों को बौद्ध धर्म का ज्ञान करवाना चाहते थे। तो इसी काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में, उनके पुण्यतिथि की 75वीं सालगिरह है, हमें उसका एक संकल्प लेना चाहिए
और लोग आगे आए, उनके साहित्य को हम आगे बढ़ाए और सेवाग्राम के माध्यम से ये काम हो तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। रविंद्र जी ने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसलिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद देवकर सर, आपने बहुत ही खूबी से अलग अलग परतें दूर कर हमें कौसम्बी जी का जो इवोल्यूशन रहा एक व्यक्ति के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में, उससे हमें अवगत कराया। और उन्होंने जिस तरह से बुद्धिज्म के ऊपर आई हुई जो मिथकों को हटाकर सही तत्व ज्ञान का सही सार तत्व ढूंढा, उससे भी हमें अपने अवगत कराया। बहुत ही सरल और बहुत ही ल्यूसिड भाषा में आपने ये सब बातें कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देव कुमार जी, क्या ये आए हैं? हमारे जो कमेंटेटर है कुमार जी मुझे नहीं दिख रहे कहीं पर। कुमार जी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आने वाले थे, लेकिन पता नहीं, लगता है किसी कारण से वो नहीं आ पाए। मैंने कुछ शायद मैसेज नहीं लिखा उनका। अगर वो है क्या? नहीं, अगर नहीं हो आहेत का आलेले? फारच चांगला, आनंदाची गोष्ट आहे। तो फिर मैं उनका परिचय कर देता हूँ। रवी सर, आपल्याकडे की आता फक्त 8 मिनिटं आहेत शेवटची। हो हो हो, म्हणूनच म्हणतो मैं आता क्योंकि थोड़ा लंबा चला है, लेकिन इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुमार जी का परिचय कर देता हूँ। और वो उनसे विनती करता हूँ कि संक्षेप में ऊपरी चर्चा का समापन करें। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के ये कार्यकर्ता हैं और बोरधड़ में जो स्थित उनका सेंटर है उसके वे अगुवाई करते हैं और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और साधना के शिविरों का आयोजन करते हैं। तो ये बहुत ही सही व्यक्ति है जिन्होंने बौद्ध तत्वज्ञान को समझा, अपनी जिंदगी में जिया है। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा का वो समापन करें। और उसके साथ में अभी आप सब लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित रहे, जिन्होंने भाषण दिया और जिन्होंने सुना, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपसे एक सिर्फ कहता हूँ कि पूरे साल भर में ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों का हम आयोजन करेंगे और आशा रखते हैं कि उसमें हम हमसे जुड़ते रहेंगे। तो इतना कहकर मैं कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बातें रखें। कुमार जी। हॅलो, इथे कुमार जी नाहीयेत असं दिसतंय, कारण की त्या नावाने कोणी जॉईन केलेलं नाहीये मी नाही। वाटत होतं की नाही येत म्हणतोय, तो इसलिए फिर भी मैं आखिर में, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, मैं देव कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि जो पुणे विद्यापीठ में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं, युवा अनुसंधान का करता है और इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, कई मूवमेंट से जुड़े हैं। आज के अपने कार्यक्रम के होस्ट भी वही है। मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि आपने जो चर्चा अभी तक सुनी है उसका समापन आप कीजिए। आज आपण सेवाग्राम येथील धर्मानंद कोसंबी स्मृती व्याख्यानाच्या निमित्ताने आज आपण इथे सगळे जमलो आहोत। आणि ही जी कल्पना रवींद्र रूप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी ज्यावेळेस सांगितली की आपण धर्मानंद कोसंबी यांची 75वी स्मृती आपण साजरी करणार आहोत, तर त्या निमित्ताने धर्मानंद कोसंबींचा वैचारिक वारसा आणि त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये बौद्ध धर्म आणि एकूणच वैचारिक चिंतन या संदर्भात जे योगदान दिलेलं आहे त्या संदर्भातला काही उहापोह त्यांच्या 75च्या निमित्ताने, त्यांच्या स्मृतीच्या 75च्या निमित्ताने आपण करायला हवा, असं ज्यावेळेस रवींद्र रूप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सांगितलं, त्यावेळेस आपण असं वर्षभर हे कार्यक्रम करूयात असं ठरवलं गेलं। त्याचा कारण
की त्याचं कारण की आजच्या आपल्या समकालामध्ये धर्म आणि धर्माच्या संदर्भातलं जे सगळं राजकारण निर्माण झालेलं आहे, त्यातून एकीकडे धर्माचं एक वेगळं विध्वंसक रूप आपल्या समाजासमोर येताना दिसतं आणि दुसरीकडे धर्म जणू मानवी जीवनाला आवश्यकच नाहीये अशा संदर्भातल्या सुद्धा चर्चा समाजामध्ये होताना दिसतात. तर त्यामुळे या अशा संदर्भात धर्मानंद कोसंबींच्या वैचारिक वारशाची चर्चा आपण केली पाहिजे. आणि भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये अशाही वैचारिक परंपरा होऊन गेलेल्या आहेत की ज्या समाजमुक्तीच्या, व्यक्तीच्या मुक्तीच्या चर्चा करतात. धर्म आणि धर्माच्या माध्यमातून समाजाची मुक्ती किंवा धर्माच्या माध्यमातून समाजाला दिग्दर्शन कसं करता येईल आणि सोबतच समाजाची आणि धर्माची चर्चा करत असताना समाजामध्ये अस्तित्वात असलेले जे भेद किंवा जे प्रश्न आहेत ते कसे समजून घेता येतील किंवा त्यांच्या संदर्भात कशा पद्धतीने भाष्य करता येईल अशी जी एक परंपरा महाराष्ट्रामध्ये होऊन गेलेली आहे, तर त्या परंपरेचं सुद्धा आपण पुनरुज्जीवन करू शकतो आणि त्यातून समकालीन जो तिढा किंवा समकालीन जे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आपल्या समाजामध्ये ती सोडवू शकतो किंबहुना त्याला काहीतरी दिशा देऊ शकतो अशी एक कल्पना या सगळ्यांच्या मागे होती. आणि म्हणूनच आपल्याला असं दिसतं की ज्यावेळेला आपण समाजामध्ये काही अशा प्रोग्राम्सचं नियोजन करतो, आयोजन करतो, तर त्यावेळीच अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची लोक वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतली, विद्यापीठीय पार्श्वभूमीतली असतील किंवा विद्यापीठांच्या बाहेरची पार्श्वभूमीतली जी मंडळी असतील ती सुद्धा या सगळ्या चर्चेंशी आपल्याला जोडून घेताना दिसतात. आणि म्हणून आपल्याला असे कार्यक्रम सातत्याने वर्षभर धर्मानंद कोसंबीच्या वैचारिक वारशाच्या माध्यमातून करायचे आहेत. आज आपल्याला हेमंत राजपोद्दे आणि प्राध्यापक डॉक्टर महेश देवकर सरांनी जे धर्मानंद कोसंबी यांचं जीवन, कार्य आणि चिंतन याविषयी जे मार्गदर्शन केलं ते अत्यंत आपल्याला दृष्टी देणार आहे, नव्याने विचार करायला भाग पाडणार आहे. त्यामुळे धर्मानंद कोसंबी स्मृती समितीच्या माध्यमातून मी आजच्या आपले जे व्याख्याते आहेत त्या सगळ्यांचं आभार प्रदर्शन करतो. आपण सगळे लोक या व्याख्यानाला उपस्थित राहिलात आवर्जून, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचेही आभार प्रदर्शन करतो. आणि पुढे आपण पूर्ण वर्षभर सातत्याने वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये धर्मानंद कोसंबी यांच्या वैचारिक वारसा समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरापर्यंत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे आपण सगळे जण या सगळ्या आमच्या कृती कार्यक्रमाशी जोडून घ्या. आपल्या सहकार्यांना, आपल्या मित्रपरिवाराला सुद्धा जोडून घ्या. आणि हा फक्त एक वर्षभराचा कार्यक्रम न राहता हा इथून पुढे महाराष्ट्राच्या एका वैचारिक परंपरेचा भाग व्हावा असं धर्मानंद कोसंबी व्याख्यानमालेचे जे आम्ही सगळे जे आयोजक आहोत असे आम्हाला वाटतं. एवढं बोलून मी थांबतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रवींद्र रूप आणि या धर्मानंद कोसंबी स्मृती व्याख्यानाचे अध्यक्ष प्रभू सर यांच्या सूचनेनुसार आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर्वांचं. नमस्कार.